हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा मुझे प्लीज कंफर्म बताओ एक बार कि साउंड में कोई इशू तो नहीं आ रहा है, साउंड प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना, आवाज आ रहा है सबको? ओके ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ी देर से कुछ साउंड इशू आ रहा था तो मुझे पूरा रीस्टार्ट करना पड़ा एक बार। सो मुझे वही कंफर्म करना था कि सब लोगों को आवाज आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो गुड। चलो आगे भाई सब लोग। ओके, आई कैन सी दैट नॉट एवरीवन आर हियर बट स्टिल शुरू कर देते हैं हम लोग, ठीक है? ओके तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे उसमें हम लोगों ने कल होमवर्क दिया था, मैंने कुछ होमवर्क दिया था मैंने, तो बहुत सारे जनों ने ऑलरेडी मुझे सेंड कर दिया है सोल्यूशन एंड दैट्स वेरी गुड। आप लोगों ने लिख के सॉल्व किया है, लेकिन सब लोगों ने सेंड नहीं किया। तो सब लोग ईमानदारी से सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। ओके, एट द सेम टाइम मैंने एक वीडियो शेयर किया है और ऐसे कुछ और वीडियोस मैं अभी बना रहा हूं, तो धीरे धीरे आई विल बी शेयरिंग ऑल दीज थिंग्स विथ यू, ठीक है? तो जितना ज़्यादा एग्जाम के पहले हम लोग बेनिफिट्स क्लियर ले सकते हैं और जितना ज़्यादा हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाओ, राइट? सो वही इंटेंशन से मैं शेयर किए जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, देखते रहना एक बार, ठीक है? ओके, एंड आई होप यू लाइक्ड इट, ऑल ऑफ यू लाइक्ड दैट वीडियो। ओके, मेरा इंटेंशन यही है कि दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स, यानी नॉट मोर देन 5 मिनट्स वीडियो, लेकिन कुछ काम का हमारे दिमाग में आ जाए, ठीक है? ओके, चलो मेरे ख्याल से शुरू कर देते हैं अभी। अदर्स विल बी ज्वाइनिंग सूनर और लेटर, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, जो होमवर्क दिया था उसमें किसी को कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, एनीवन फेस्ड एनी डिफिकल्टी? If you faced any difficulty, you can ask me. कोई दिक्कत anyone? ठीक है, ओके। सो आज के क्लास का मैं आपको शेड्यूल बता दे रहा हूं कि हमारा आज का क्लास कैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे विद इलस्ट्रेशन नंबर 5, ठीक है? मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 5। नाउ बेसिकली अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इलस्ट्रेशन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, सो ये कुछ अलग नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही कुछ तो भी अलग एकदम एक्सेप्शनल कुछ क्वेश्चन है, नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा कुछ अलग है, सो थोड़ा सा डिफरेंट है। सो दैट्स वाई इसको हम लोग क्लास में देखते हैं एक बार। ये मैंने होमवर्क में देना प्रेफर नहीं किया था, ये मैं हम लोग क्लास में देखेंगे। और जैसे ही ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है, आई विल स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट, ठीक है? जहां तक मैं समझता हूं, जितना मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है, मैं ये नहीं कहता कि मुझे पूरे दुनिया का एक्सपीरियंस आ चुका है, लेकिन मुझे अकाउंट्स पिछले इतने सालों से पढ़ा के जितना भी एक्सपीरियंस आया है, उससे मैंने इतना समझा है कि कंपनी अकाउंट्स में मेन 2 जगह पे गड़बड़ होता है, मेन 2 जगह पे, और वो 2 जगह है, एक प्रोराटा और दूसरा फॉरफीचर, ठीक है? ये 2 एरियाज में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं, ठीक है? इसके अलावा और कहीं नहीं होता ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी होता है। जैसे वन ऑफ द एरियाज इज ऑल्सो द बेसिक एरियाज। बेसिक एरिया यानी वो जो हम लोगों ने शुरुआत में देखा था ना, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड, इसमें बहुत सारे जनों को कंफ्यूजन होता है। तो और भी एरियाज होते हैं, लेकिन वहां उतना नहीं होता। सबसे ज्यादा दिक्कतें यही 2 जगह पे होती हैं, ठीक है? तो हमने फॉरफीचर देख लिया और मैं उम्मीद कर रहा हूं, बेटा मैं सीरियसली उम्मीद कर रहा हूं कि फॉरफीचर के क्वेश्चंस में आप बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे, ठीक है? चाहे कितना भी घुमा ले इंस्टीट्यूट, आप नहीं घूमोगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है? आई होप, नाक मत कटना भैया, याद रखना इस बात को,
ठीक है, अगर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, कुछ भी दिक्कत हो, प्लीज डू आस्क, पूछ लो पहले ही, ठीक है, लेकिन चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए हमारा आंसर गलत नहीं आना चाहिए। और सेम चीज मैं अभी प्रोडाटा के साथ कोशिश करूंगा, ठीक है, देखते हैं हम लोग कितना सक्सीड होते हैं, ठीक है। चलो शुरू किया जाए। ओके, सो आई एम हियर इन इलस्ट्रेशन नंबर 5 ऑफ योर मॉड्यूल, ठीक है, पेज नंबर 10.29, इलस्ट्रेशन नंबर 5, ठीक है। क्या है इस क्वेश्चन में अलग? दो बातें अलग है। एक तो क्वेश्चन में कुछ अलग है। क्वेश्चन में क्या अलग है कि इस क्वेश्चन में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों शेयर्स है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जर्नल एंट्री इज वन एंड द सेम, चाहे मैं इक्विटी शेयर की बात करूं चाहे मैं प्रेफरेंस शेयर की बात करूं, जर्नल एंट्री इज वन एंड द सेम, ठीक है, बस नाम बदल देना है। जब मैं इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा हूं तो मुझे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर कॉल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐसा नाम से पुकारना होगा। एंड व्हेन इट विल बी प्रेफरेंस तो मुझे प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, प्रेफरेंस शेयर कॉल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये नाम से पुकारना है। अच्छा सर, अगर मैंने इक्विटी शेयर्स को प्रीमियम में इशू किया तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में डालेंगे। अच्छा, लेकिन अगर मैंने प्रेफरेंस शेयर्स को प्रीमियम में इशू किया तो दोनों के क्या प्रीमियम भी अलग अलग नाम से बुलाए जाएंगे? नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज अ कॉमन नेम यूज्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ऑल सिक्योरिटीज मतलब चाहे ये इक्विटी शेयर्स हो, चाहे ये प्रेफरेंस शेयर्स हो, चाहे ये डिबेंचर्स हो, चाहे किसी भी फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी हो, किसी भी सिक्योरिटी में इफ यू आर अर्निंग प्रीमियम दैट इज चार्ज टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यहां ऐसा नाम नहीं दिया जाता इक्विटी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, प्रेफरेंस सिक्योरिटीज प्रीमियम, नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया जाता, ठीक है। सबके लिए कॉमन नेम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। चलो बढ़िया हो गया यहाँ तक। अब जर्नल एंट्री में तो मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत जाएगी, नाम ही बदलना है, बाकी तो और कुछ है नहीं। अब यहां अलग और क्या है? अलग है इन द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड। इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें जर्नल एंट्रीज तो पास करने के लिए कहा है, लेकिन सब्सिडियरी बुक्स का सहारा लेते हुए, ठीक है। अब सब्सिडियरी बुक्स का सहारा मतलब परचेज बुक, सेल्स बुक। अरे इधर परचेज बुक, सेल्स बुक कहां से आएगा? कैश बुक आएगा, और क्या आएगा, है ना। तो यहाँ पे बस हमें कैश बुक बनाने के लिए कहा गया है, और कैश बुक में जाहिर से बात है सारे ट्रांजैक्शंस तो आएंगे नहीं, देयर विल बी अ फ्यू क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, ड्यू वाले एंट्रीज जो है वो तो क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शंस है। तो एज अ रिजल्ट उनको हमें लिखना होगा इन माय जर्नल प्रॉपर। सब्सिडियरी बुक्स आई होप याद है सबको, ठीक है। तो कैश बुक और जर्नल प्रॉपर, ये दो फॉर्म में हमें चीजों को लिखना है, बस और कुछ नहीं। सो दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली अ मोर प्रैक्टिकल वन, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, ठीक है। प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है सब्सिडियरी बुक समेंटेड। तो चलो देखते हैं हम लोग। इसमें वक्त बचाने के लिए मैं यहां पर आपको, हम लोग पहले डिस्कस करेंगे एंड देन हम लोग सॉल्यूशन से मैच करते हुए चलेंगे, ठीक है। सिर्फ कैश बुक इज समथिंग दैट वी विल मेक, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। जर्नल एंट्री पास करने का तरीका हमें आता है, हम लोग सिर्फ कैश बुक बनाएंगे, थोड़ा सा वक्त बचाने के लिए कैश बुक बनाएंगे, लेकिन जर्नल एंट्रीज हम लोग पास नहीं करेंगे। जर्नल एंट्रीज हम लोग मॉड्यूल से देख लेंगे। लेकिन आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा क्लास में हो जाने के बाद एक बार अपने दम पे पूरा लिख के करना, पूरा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। So Delhi Artware Limited issued 50,000 equity shares of rupees 100 each and 100,000 preference shares of 100 each. The share capital was to be collected as under. So equity share, preference share. On application 25-20, on allotment 20-30, first call में 30-20, final call में 25-30. ठीक है। All these shares were subscribed. Final call. All these shares were subscribed. सबके सब सब्सक्राइब हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। Final call was received on 42,000 equity shares. टोटल कितने शेयर्स थे? 50,000। लेकिन final call was received only on 42,000 equity shares, यानी 8,000 इक्विटी शेयर्स में फाइनल कॉल ऑफ 25 नहीं मिला, कॉल्स इन अरियर्स। उसके अलावा 88,000 प्रेफरेंस शेयर्स पे भी फाइनल कॉल नहीं मिला, यानी 88,000 शेयर्स पे मिला, यानी 12,000 शेयर्स पे फाइनल कॉल ऑफ 30 रुपीज नहीं मिला, ठीक है।
चलो ठीक है भैया, कॉल सिनेरियो से कोई बड़ी बात नहीं। प्रिपेयर द कैश बुक एंड जर्नलाइज द रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। ये क्वेश्चन को मैं इसलिए बताना चाहता था आप लोगों को क्लासरूम में, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जैसे हम लोग एग्जाम में ये क्वेश्चन फेस कर रहे हैं, सपोज व्हाट हैपेंस इज कि पूरा क्वेश्चन पढ़ा, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स, तो दिमाग में हमारे कैलकुलेशन शुरू हो जाते हैं। हाँ ठीक है ये कॉल सिनेरियोस ठीक है। सो बहुत कॉमन है कि वो जो लास्ट लाइन रहता है ना, वो हम पढ़ते ही नहीं। बात समझ रहे हो? लास्ट लाइन हम पढ़ते ही नहीं। अगर लास्ट लाइन नहीं पढ़ा तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल जर्नल एंट्रीज पास करके आ जाते हैं। ठीक है, वी आर कॉन्फिडेंट कि सर मार्क्स पक्के, ठीक है, लेकिन आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि इंस्टीट्यूट एक ही बात कहता है, भाई आप गलत नहीं हो, आप बिल्कुल सही हो, लेकिन आपने वो नहीं किया जो मैंने आपको कहा था। यू वर नॉट अलर्ट एंड हेंस आई एम नॉट गिविंग यू फुल मार्क्स। समझ रहे हो? सब सही होते हुए भी मार्क्स नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि वो लास्ट लाइन मैंने नहीं पढ़ा। तो ये प्लीज सब लोग ध्यान रखना, एग्जाम का फर्स्ट लाइन एंड एग्जाम का मतलब क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन एंड क्वेश्चन का लास्ट लाइन, नॉर्मली स्पीकिंग सबसे ज्यादा इग्नोर्ड लाइंस होते हैं। ठीक है, तो प्लीज इन दोनों लाइंस को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जिनसे हमारा सामना है ना, वो मजाक नहीं है, वो हमसे कुछ भी खिलवाड़ कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए अच्छी तरह से एक बार पढ़ लेना। ठीक है, चलो, सो लेट अस सी नाउ। सो 43,000 इक्विटी शेयर्स, 88,000। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट इट वन बाय वन। स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे कैश बुक। अरे सॉरी। ठीक है, सब लोग मेरे साथ बनाएंगे कैश बुक, बरोबर? ओके, सीधा है रे बाबा। हाँ चलो ठीक है, चलो भगने का अभी भागने का नहीं बोला, बगने का मतलब मराठी में बोलते हैं ना, देखने को बगना बोलते हैं, आई मीन बघा बोलते हैं। ठीक है, हाँ चलो whatever. So now पहला हमारा जर्नल एंट्री क्या होगा, वो दिख रहा था, कैश बुक छुपा दिया उसको। ठीक है, हाँ तो एप्लीकेशन मिला, एप्लीकेशन कितना मिला, 50,000 इक्विटी शेयर्स पे और 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स पे फुल्ली सब्सक्राइब था, इसलिए 50,000 इक्विटी शेयर्स पे हमें कितना मिला, 50,000 इंटू 25 बराबर कैलकुलेशन करना है हमें, राइट? सो कैसे कैलकुलेशन करना है, एक तो ये 50,000 को इधर से लिंक करना और ये 1 लाख को इधर से लिंक करना। सिंपल सी बात बता रहा हूं, लेकिन इधर होते हैं सिल्ली वाले मिस्टेक। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना भैया प्लीज। ठीक है, चलो तो एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन के पैसे कितने मिले, इक्विटी शेयर्स पे 25 रुपए, यानी 50,000 इंटू 25 कितने पैसे मिले, 12,50,000 पैसे मिलने की एंट्री है, इसलिए ये कहाँ आएगा, कैश बुक में आएगा। तो कैश बुक में डेबिट साइड में रिसीप्ट्स है ना, क्या लिखूंगा, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। स्पेसिफिकली इस बार मैं लिख रहा हूं इक्विटी, क्योंकि 2 तरह के शेयर है ना, भेदभाव तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो 12,50,000। ठीक है, लिख लिया इसको। इसी तरह से प्रेफरेंस के भी पैसे मिल गए, कितने मिल गए, 1 लाख इंटू 20 लाख रुपए, तो यहीं पे लिखूंगा टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, बाकी सब सेम, सिर्फ सामने का नाम बदल जाएगा, इक्विटी प्रेफरेंस, सरनेम सेम है, नाम बदल रहा है। ठीक है, क्या है, 20 लाख, बरोबर हो गया। ओके, इसके बाद क्या होगा, एप्लीकेशन फुल्ली सब्सक्राइब, मतलब पूरा का पूरा हम लोगों ने अलॉट भी कर दिया, तो अलॉट कर दिया तो अलॉटमेंट की एंट्री आएगी। अलॉटमेंट में मतलब क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, लेकिन रेस्पेक्टिवली इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसको हम लोग पास नहीं कर रहे, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, देख लेते हैं। आई मीन ये देखो जर्नल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन दिख रहा है, ये इधर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 12,50,000 इक्विटी। अच्छा, इन्होंने अलॉटमेंट का भी कर दिया, उसको बाद में देखते हैं। ठीक है, बाकी का वो 12 इधर इक्विटी शेयर कैपिटल में इन्होंने कंबाइंड एंट्री पास किया है, कोई बात नहीं। ठीक है, अपन भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं उसमें। और हाँ, ये देखो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन को भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, आप अलग अलग भी पास कर सकते हो, कंबाइंड भी पास कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं।
दोनों में मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में पहले ड्यू की एंट्री होगी 50,000 इंटू 20, इक्विटी शेयर से 50,000 इंटू 20 यानी 10 लाख रुपए शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यही इन्होंने कंबाइन कर दिया था यहाँ पे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को भी इन्होंने यहां डेबिट कर दिया था, साथ ही साथ 10 लाख रुपए, एंड एक साथ उसको इक्विटी शेयर कैपिटल में उन्होंने ट्रांसफर कर दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। वन एंड द सेम, अलग अलग पास करो या एक साथ करो। सेम विद प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स में भी 1 लाख इंटू 30 यानी 30 लाख रुपए का अलॉटमेंट मनी, सो प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 30 lakhs, ठीक है, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई इशू है, आराम से जम गया होगा ये, राइट। उसके बाद फर्स्ट कॉल, पहला कॉल, ठीक है। तो पहले कॉल में इक्विटी शेयर्स पे 30 रुपए और प्रेफरेंस शेयर्स पे 20 रुपए, ठीक है। देखो फाइनल कॉल में डिफॉल्ट हुआ, उसके पहले तक कोई डिफॉल्ट नहीं, उसके पहले तक सब मस्त चल रहा था, एकदम ब्यूटीफुल। चलो तो 50,000 इंटू 30, 50,000 इंटू 30 कितना होता है, 1,50,000, सॉरी 15 lakhs, बराबर। तो 15 lakhs का भी ड्यू का एंट्री पहले। अच्छा एक मिनट, ये पहले तो अलॉटमेंट मनी रिसीव का एंट्री अपन ने किया नहीं, वो पहले कर लेते हैं। 50,000 इंटू 20 10 लाख, और ये 30 लाख, इतने पैसे हमें मिले होंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं टू, बाबा मिटने का ना, हाँ, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 10 लाख एंड टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट कितना था, भूल गया रे बाबा, अमाउंट कितना था, 30 lakhs, 30 लाख रुपए, ठीक है। बल्ले बल्ले, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट कॉल किया, पहला कॉल किया तो कॉल की एंट्री, कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, है ना, कॉल टू कैपिटल। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 15 लाख से डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख से क्रेडिट। प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल 20 लाख से डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 लाख से क्रेडिट। कॉल टू कैपिटल, सिंपल, ठीक है। अमाउंट कैलकुलेट करना है बस, ओके। फिर पैसे मिल गए, फर्स्ट कॉल के भी पैसे मिल गए, तो मुझे फर्स्ट कॉल के 15 लाख रुपए मिले, तो इक्विटी शेयर्स का यहाँ पे मैं लिखूंगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, 15 लाख। और उसी तरह से प्रेफरेंस शेयर्स के 20 लाख टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल 20 लाख रुपए, ठीक है। देखो ये सब कैलकुलेशंस में एक चीज है, मैंने बहुत सारे जनों को देखा है, स्पेशली ये 11-12 से एक आदत पड़ जाती है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। मैं एग्री करता हूँ कि कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत सारे मल्टीपल कैलकुलेशंस आ जाते हैं। अभी हम लोग प्रो डाटा में एंटर करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम भी वर्किंग नोट बनाएंगे, बिल्कुल वो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज थोड़ा सा कैलकुलेशन में ना दिमाग में कन्फ्यूजन आ जाता है, तो वाई टू टेक चांसेस एग्जामिनेशन में, ठीक है। बट मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे जन उस टेबल एक वर्किंग नोट के ऊपर डिपेंड हो जाता है, जब तक वो बनाया नहीं तब तक उनको कुछ दिमाग ही नहीं चलता, ऐसा हो जाता है कई बार, ठीक है। सो इवन इन सिंपल क्वेश्चंस लाइक दिस पीपल आर डिपेंडेंट ऑन वर्किंग नोट। बहुत सारे जनों को मैंने ऐसा देखा है, अगर आप उनमें से नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा है तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज डोंट बी डिपेंडेंट, बी इंडिपेंडेंट, आजाद रहो भाई, इंकलाब जिंदाबाद। कहने का मतलब, अरे भाई जब सिंपल कैलकुलेशन है तो व्हाई टू बी डिपेंडेंट ऑन द वर्किंग नोट। कैलकुलेशन आसान है तो दिमाग में करो ना, ठीक है। हाँ अगर कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है बिल्कुल लिख के करो, मना नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन सिंपल कैलकुलेशंस को जितना हो सके दिमाग में ही कैलकुलेट करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि वर्किंग नोट हमने बनाना ही नहीं चाहिए, वर्किंग नोट तो बनाना चाहिए, लेकिन जहां जरूरत है वहां अननेसेसरीली वर्किंग नोट भर दिया एकदम वर्किंग नोट से, ऐसा भी मत करो भाई, ठीक है। आप लोगों ने अकाउंट्स में एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, मटेरियलिटी, पढ़ा है क्या? तो सेम अप्लाइज हियर ऑल्सो, ठीक है। यानी सिर्फ मटेरियल वर्किंग नोट शुड बी गिवन
ऐसा नहीं कि हम लोग इमोशनल हो गए। हमको सर ने कहा था कि वर्किंग नोट बनाना है, तो हमने हर कैलकुलेशन का वर्किंग नोट भर दिया। 2 पेज का आंसर, 5 पेज का वर्किंग नोट। तो ऐसा भी मत करना, हर चीज को वर्किंग नोट पे मत लिख के आ जाना, रेलेवेंट वर्किंग नोट्स ही लिख के आना, सब चीजें मत लिखना, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट फाइनल कॉल। सो फाइनल कॉल 25 लाख, सॉरी 50 इंटू 25 कितना होता है? ये बाबा गड़बड़ कर दिया। हाँ, 50,000 इंटू 25 यानी 12,50,000। तो 12,50,000 रुपए का जर्नल एंट्री क्या होगा? पहले तो ड्यू करेंगे, तो 12,50,000 रुपए ड्यू हुए, तो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। किधर है बाबा? इधर है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बरोबर, ठीक है? ओके, उसके बाद कहाँ गया? प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख इंटू 30, इसकी करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर कॉल अकाउंट फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है? 30 लाख। ओके, पहला हमने ड्यू किया, अब ड्यू के बाद हम मांगेगा, पैसा मांगेगा, तो पैसा मांगेगा तो हमको 42,000 इक्विटी शेयर्स पर पैसा मिला और 88,000 प्रेफरेंस शेयर्स पर भी पैसा मिला, बरोबर? मिक्स हो गया तो ठीक है? तो एज अ रिजल्ट अब एक एक करके 42,000 पे कितने पैसे मिले? 42,000 इंटू 25, इतना पैसा मिला, ठीक है? सो 10,50,000 रुपए मुझे मिले। यहां पे लिख देते हैं टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 10,50,000 रुपए, ठीक है? और प्रेफरेंस शेयर्स पे कितने पैसे मिले? 88,000 इंटू 30, कितने पैसे मिले? 26,40,000। तो सॉरी, फर्स्ट कॉल लिख दिया ना मैंने गलती से, सॉरी, फाइनल कॉल, ठीक है? और यहां लिखता हूं मैं प्रेफरेंस शेयर फिन कॉल 26,40,000, ठीक है? हाँ, यस, एब्सोल्युटली। और बाकी का पैसा, बाकी के पैसे में 2 अलग अलग ट्रीटमेंट है। मैंने आपको दोनों ट्रीटमेंट बताए हैं। पहला ट्रीटमेंट क्या है कि कुछ भी मत करो, लेट इट रिमेन इन द कॉल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट में बैलेंस दिखता रहेगा। ऑल्टरनेटिवली हमारा दूसरा रास्ता क्या है कि वी ट्रांसफर दैट टू कॉल्स इन अरियर्स, है ना? तो मॉड्यूल में अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहां पे इन्होंने कोई और जर्नल एंट्री पास नहीं किया है ना? सो इसका मतलब इन्होंने वो जो रिसीवेबल अमाउंट था उसको कॉल्स यानी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट में ही रहने दिया, ठीक है? हम यहां पे ऐसा लिख के रख लेते हैं यहीं पे बाजू में, ठीक है? मेरे पास तो थोड़ा जगह है, मैं लिख के रख ले रहा हूं। आप लोग क्या करोगे? आप लोग थोड़ा सा रजिस्टर में या मॉड्यूल में ही थोड़ा छोटा छोटा करके लिख के एडजस्ट करके लिख के रख लेना, ठीक है? यहां पर ऐसा करके लिख के रख रहा हूं मैं, ऑल्टरनेटिवली, ठीक है? ऑल्टरनेटिवली हम कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है? कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर फिन कॉल टू प्रेफरेंस शेयर फिन कॉल फाइनल कॉल, ठीक है? कितना था अमाउंट? इक्विटी शेयर्स में 8,000 शेयर्स पे पैसे नहीं मिले थे, है ना? फाइनल कॉल अमाउंट क्या था? 25 रुपए। तो 8,000 शेयर्स पे 25 रुपए इंटू 25, 20 लाख, ठीक है? और वहीं पर प्रेफरेंस शेयर्स पे कितने पैसे से मैंने बराबर किया ना, कुछ गलत तो नहीं किया? 8,000 इंटू 25, 2 लाख है रे बाबा। आजकल मैं डाइटिंग कर रहा हूँ ना, 10, दैट वाज अ वेरी
पीजे, ओके। खैर, अरे रे, सॉरी, मैं मल्टी कलर यूज़ कर रहा था। ठीक है, यस, 2 लाख रुपए। और प्रेफरेंस शेयर्स का 3,60,000। जस्ट अ मिनट, एक बार चेक कर लेता हूँ। यस, 12,000 शेयर्स पे 3,60,000 बराबर, बिल्कुल सही जवाब। 3,60,000। ठीक है, तो कॉल सिनेरियोस में कितना ट्रांसफर हो जाएगा? 5,60,000। ठीक है भैया, जम गया। सर कॉल सिनेरियोस कॉमन बनेगा? ऐसा नहीं हो सकता कि इक्विटी शेयर कॉल सिनेरियोस, प्रेफरेंस शेयर कॉल सिनेरियोस? देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉल सिनेरियोस इज बेसिकली द अकाउंट ऑफ दोज पर्संस जिनसे पैसे लेने हैं, ठीक है। सो जैसे डेटर्स के लिए हम लोग सबके लिए कॉमन डेटर्स कहते हैं, वैसे यहाँ पर भी है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। हाँ, आपको अगर बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, बिल्कुल बना लो यार, इक्विटी शेयर कॉल सिनेरियोस, प्रेफरेंस शेयर कॉल सिनेरियोस बना लो, कोई इशू नहीं उसमें, चलता है, वैसे भी चलता है। और कॉमन बना लिया तो भी चलता है, तो आपकी मर्जी, कोई बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। देखो, बात को समझने की कोशिश करो। वी आर इनटू अ प्रोफेशन, अकाउंटिंग प्रोफेशन। सो इस अकाउंटिंग प्रोफेशन में कुछ बातें मैटर नहीं करते, तो वहां पर सिर्फ प्रेजेंटेशन का अगर से मैं बात करता हूं, सिर्फ प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन के लिए आप थोड़ा सा ज्यादा लिख सकते हो। मतलब देखो, मैं अगर इसको एक बहुत ही साधारण एग्जाम्पल से आपको मैं समझाऊं, बहुत ही साधारण एग्जाम्पल से, तो ये कैसी बात हो गई मैं आपको बता रहा हूं। देखो, खाना परोसा जाता है लोगों को, है ना। आज हम लोग अगर लंच पे, डिनर में बैठ रहे तो हमें खाना अगर परोसा गया, ठीक है, पूरे थाली में, तो कैसे परोसा जाता है? तो नॉर्मली स्पीकिंग ऐसा, जैसे राइस दिया गया, उसके ऊपर दाल डाल दिया, उसके ऊपर यहाँ पे साइड में सब्जी दे दिए, ऐसे भी प्रेजेंटेशन किया जा सकता है, बात तो एक ही है। और ऑल्टरनेटिवली ऐसा भी किया जा सकता है कि मस्त एक शेप में कुछ कट करके राइस दिया, एक अलग कटोरी में डाल दिया, एक अलग कटोरी में सब्जी दिया। सो बेसिकली अलग अलग तरह से देना, इट इज जस्ट अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग, लेकिन दे तो वही रहे ना। सो बात को वही समझो, जिस तरह से खाना वही मिल रहा है, बस वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। वैसे ही हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वही मिल रहा है, जस्ट वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट, ठीक है। तो फर्क नहीं पड़ता, प्रेजेंटेशन के तरीके में इधर उधर चलता है, इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होना चाहिए, इंफॉर्मेशन शुड रिमेन द सेम, ठीक है। तो ये बात को ध्यान में रखना। हो गया ये सिंपल? एनी दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? सो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं जिसमें हमें कैश बुक और जर्नल प्रॉपर पूछा जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें ऐसा बनाना होगा और आखिर में इसका बैलेंस लिखना होगा। बैलेंस मेरे ख्याल से आप लोग निकाल लोगे, ठीक है, जम गया। ओके, चलो भैया, अब हम आगे बढ़ते हैं टू द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोराटा, ठीक है। एक मिनट रुक जाना, ये देख लेता हूँ मैं कहीं पे, कहाँ पे जगह है ना तो गड़बड़ होता है। ठीक है, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलो, सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रो राटा अलॉटमेंट। ठीक है, अब प्रोराटा अलॉटमेंट का हिंट तो मैंने आपको देके रखा हुआ है ना, यू नो अबाउट इट, हल्का फुल्का तो आपको आइडिया है कि ये होता क्या है ना। जैसे मैंने आपको याद होगा, आपको मैंने बताया था कि ट्रेन की सीट का एग्जांपल दिया था, इफ यू रिमेंबर, है ना। 3 सीटर सीट है, लेकिन वहां पर हम 5 जन 6 जन एडजस्ट हो जाते हैं, बराबर। वो तो ट्रेन की सीट की बात किया था, बाकी हम लोग जुगाड़ जमाने में तो बचपन से चैंपियन है ना। हमारे घर में भी ऐसा होता है ना। कई बार ऐसा होता है कि घरों में, मतलब एक सोफा सेट की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ऑफिशियली इट इज अ 3 सीटर सोफा, राइट। लेकिन डिपेंड करता है
है ना, पार्टी वार्टी हो रहा है तो उसमें 4 जन 5 जन भी बैठते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं उसमें, ठीक है। हाँ आई एग्री, कभी कभार कोई अदनान सामी नहीं, आजकल नहीं रहा वैसा, जो भी हो, ऐसा ही कोई सुपर हैवी कोई एक पर्सन आ गया तो डिपेंड करता है, एक अकेला 2 जन की जगह खा जाए, ये भी हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन नॉर्मली स्पीकिंग ऐसे एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं। तो यही जुगाड़ वाला टेक्नोलॉजी शेयर्स में भी आ गया। हमारा टिपिकल इंडियननेस कहां तक छुपेगा, प्रोराटा में, मतलब शेयर्स में भी आ गया। सो प्रोराटा इज बेसिकली कॉल्ड एज प्रोपोर्शनेट एडजस्टमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो बेसिकली ये ऐसा होता है कि जितने शेयर्स आपने, देखो हमारा प्रोसेस क्लियर होगा, मेरे ख्याल से आप सबके मन में ये क्लियर है। आपने जितने शेयर्स मांगे, यानी यू हैव अप्लाइड, हमने उतने शेयर्स आपको अलॉट नहीं किए, ठीक है। सो देखो बात को समझो, आपने मांगा 1 शेयर, या एक काम करते, 1 नहीं लेता हूं मैं, आपने मांगे 100 शेयर, हमने अलॉट किए 100 शेयर, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो हम कहते हैं कि अलॉटेड इन फुल, जितना मांगा उतना दे दिया, तो हम कहते हैं अलॉटेड इन फुल, ठीक है। अच्छा, आपने मांगे 100 शेयर्स, मैंने दिया 0, नहीं देता जा, ठीक है। आपने मांगे 100 शेयर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि हम आपको शेयर्स नहीं देते, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं रिजेक्शन, रिजेक्टेड, ठीक है। ये बात ऐसा ही है भैया, पहले आप ऑफर कर रहे हो, उसके बाद कंपनी एक्सेप्ट कर रहा है, गेटिंग मी। तो यू आर प्रपोजिंग, हाँ कहना है कि ना कहना है ये कंपनी की मर्जी है, गेटिंग मी। तो आपने पहली बात 100 शेयर्स के लिए प्रपोज किया और कंपनी ने हाँ कह दिया, ठीक है, अलॉटेड इन फुल। दूसरा, आपने प्रपोज किया और कंपनी ने ना कह दिया, रिजेक्टेड। समझ लो ना, अभी जा रहा है दिमाग में बराबर। हाँ, ज्यादा पढ़ाई के बारे में ही सोचने का, और कुछ नहीं सोचना भी, ठीक है। ओके, अब मैं यहां आ रहा हूं, मांगे 100, ठीक है, मांगे थे 100, लेकिन हमारे पास देने के लिए इतना था नहीं, दिए 50। समझे बात को? तो ये बात ऐसे ही हो गया ना, प्रपोज किया, ठीक है, प्रपोज किया, जवाब आया, आई लाइक यू, आई रियली लाइक यू, बट आई लाइक यू एज अ फ्रेंड, बरोबर, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब आई नो दैट आपसे अच्छा कोई और है ही नहीं, बट यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ये वैसे ही किस्सा हो गया, ठीक है। सो कहने का मतलब फ्रेंड जोन कर दिया यहाँ पे, ओके। मतलब ये बात है कि आपने जितने मांगे, आप बड़ी उम्मीदों से गए, कहा कि यार 100 शेयर मुझे दो ना यार, लेकिन उन्होंने 100 शेयर की जगह आपको ना भी नहीं कहा, हाँ भी नहीं कहा, ठीक है। सो ये बीच का रास्ता हो गया। दिस इज व्हाट इज प्रोराटा। गया दिमाग में अभी? ओके सर। सो अगर ऐसा कुछ होता है तो इसे हम कहते हैं प्रोराटा, ठीक है। तो ये प्रोराटा के केस में गड़बड़ सिर्फ इतना है कि हम ये कैसा एक्सेप्टेंस होगा इसके बारे में मालूम नहीं, वो देखना पड़ेगा। अरे भाई, आगे वाला हाँ भी कह रहा है, ना भी कह रहा है, हाँ भी नहीं कह रहा, ना भी नहीं कह रहा, लेकिन कितना हाँ कितना ना मालूम नहीं ना यार, वो तो देखना पड़ेगा ना। सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि 100 के बदले में 50 मिले, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि 100 के बदले में 25 मिले, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि 100 के बदले में 80 मिले, डिपेंड्स, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें थोड़े से करने पड़ेंगे एडजस्टमेंट। कैसे एडजस्टमेंट? देखो, जितने शेयर्स के लिए आपने अप्लाई किया, अरे भैया प्लीज अभी अपने वो भावुकनेस, इमोशन से बाहर आ जाए, ठीक है। आई एग्री, बहुत सारे जन, अभी आपकी उम्र ही ऐसी है, बिल्कुल उम्र ही ऐसी है कि मेरे ऐसे एग्जाम्पल से कुछ लोग थोड़े अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। 2:1 में हाँ कहा ठीक है, तो अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज उस दुनिया से बाहर आ जाओ। यहां देख लो, अभी हम लोग अब शेयर्स की बात कर रहे हैं। हेलो शेयर्स, ठीक है, भूल जाओ अभी क्या हुआ था, क्या हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, भूल जाओ, आ जाओ इधर, ठीक है। आई होप कि मैंने किसी के जख्मों में नमक नहीं छिड़क दिया, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है। हमारे
सीए स्टूडेंट्स के लिए एक ही गर्लफ्रेंड है भैया, पढ़ाई और कुछ नहीं होता. ओके, आई मीन गर्ल्स, इफ गर्ल्स आर लुकिंग एट इट, तो सीए स्टूडेंट्स के लिए आपके लिए बॉयफ्रेंड यही है मॉड्यूल, ठीक है, और बॉयज के लिए भी आपकी गर्लफ्रेंड यही है मॉड्यूल. ओके, यू डोंट हैव एनी अदर लाइफ. आई होप ऑल ऑफ यू नो दिस. ठीक है, ओके, चलो लौट के बुद्धू घर को आए. चलो ठीक है. सो एप्लीकेशन में बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूं तो कि ये जो प्रोराटा, ये जो मैंने यहां जो लिख के रखा है, दीज आर ऑल प्रोराटा. ठीक है, प्रोराटा में होता ये है कि मेरे पास इतने शेयर्स के पैसे आते हैं, इतने शेयर्स के पैसे आए. ठीक है, इतने शेयर्स के मेरे पास पैसे आए, लेकिन दिए तो इतने ही शेयर्स ना, इसलिए पैसा ड्यू इतने ही शेयर्स के हुए. ठीक है, कहने का मतलब मैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इसमें अगर थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट पे पैसे ले रहा हूं, तो जो भी इंस्टॉलमेंट है, दैट इंस्टॉलमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय दीज शेयर्स, क्योंकि दीज आर द अलॉटेड शेयर्स. ठीक है, तो मैं अगर कह रहा हूं फर्स्ट कॉल में 5 रुपए ड्यू है, तो 5 रुपए ड्यू है मतलब 5 इंटू 50 या 5 इंटू 25 या 5 इंटू 80, डिपेंड्स कितने अलॉट किए, इतना ड्यू हुआ. ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन वाला पैसा, आई रिपीट, एप्लीकेशन वाला पैसा मेरे पास जितने शेयर्स के लिए इन्होंने अप्लाई किए थे उतने शेयर्स के लिए आ गए. ठीक है, तो हुआ ये कि सिर्फ एप्लीकेशन स्टेज में, आई रिपीट, सिर्फ एप्लीकेशन स्टेज में मेरे पास जो शुरुआत में पैसे आए वो था थोड़ा ज्यादा. ठीक है, उतना पैसा एप्लीकेशन स्टेज में ड्यू नहीं हो रहा. क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने उतने शेयर्स इसको दिए ही नहीं. ठीक है, क्या कहा मैंने ये कहा कि एप्लीकेशन स्टेज में जितने शेयर्स के मेरे पास पैसे आए, वहां पर मेरे पास हो गए थोड़े एक्स्ट्रा पैसे, ज्यादा पैसे आ गए. क्यों? व्हाई एम आई सेइंग एक्स्ट्रा पैसे? क्योंकि मैंने उतने शेयर्स इनको अलॉट किए नहीं. गेटिंग मी? ओके, तो अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे आ गए तो अभी क्या करेंगे एक्स्ट्रा पैसे का? पार्टी? अरे पार्टी वार्टी नहीं होता यहां पे. तो क्या करना पड़ेगा? अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे आ गए तो एक रास्ता तो ये है कि वापस कर दो, जो हमने पहले भी देखा था, इफ यू रिमेंबर, है ना. इफ आई हैव एक्स्ट्रा मनी, वापस कर दो. नहीं चाहिए आपके पैसे, आपके एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास नहीं चाहिए. जितना हमारा हक बनता है हम उतना ही रखेंगे, बाकी हम आपको वापस कर देंगे. कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली लोग ऐसा करते नहीं. नॉर्मली क्या करते हैं, ये बाबा पैसे अगर इतने आ गए तो वापस काय को देने का, इसको यूज कर लेते हैं ना अपने बिजनेस में. घर आए लक्ष्मी को वापस काय को देने का, तो ये रख लेते हैं ना, अपन एडजस्ट कर लेंगे. वैसे भी बाद में पैसे लेने चाहिए, इससे अलॉटमेंट के स्टेज पे लेने, फर्स्ट कॉल के स्टेज में लेने ना पैसे, तो रख लेते हैं, इसको एडजस्ट कर लेंगे बाद में. ठीक है, सो व्हाट टू डू, दिस इज टू बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे. ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा ऐसा डिसाइड किया और उसके मुताबिक हमें एडजस्ट करना होगा. ठीक है, सो अलॉटमेंट में प्रोराटा में दो बातें हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है. प्रोराटा में दो बातें हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है. बात नंबर 1, भैया कितना अप्लाई किया, कितना अलॉट किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या डिसाइड किया कि वो जो एक्स्ट्रा पैसे उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, ये पूरी कहानी हम लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा. ठीक है, तो पहला रिक्वायरमेंट है कि उस कहानी को सही तरह से समझना, इंटरप्रेट करना. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों का इस पर ध्यान नहीं जाता. लोग इंटरप्रिटेशन मिस्टेक की वजह से आधे से ज्यादा गलती करके आते हैं. ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो देखा है, मतलब जो मैंने एनालाइज किया है कि लोग अगर नहीं क्लियर कर रहे तो क्या रीजन है, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं. अगर किसी ने एग्जाम क्लियर नहीं किया तो उसके पीछे के कारण क्या है? अगर एग्जाम क्लियर नहीं कर रहा है तो सबसे पहला और सबसे कॉमन रीजन, विच इज आई विल से 80% रीजन, इज नो प्रिपरेशन. आप पढ़ के ही नहीं जाते, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड. ठीक है, दिस इज अनफॉर्चुनेटली अ फैक्ट.
अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ फैक्ट, पढ़ के ही नहीं जाते, 80% लोग पढ़ के ही नहीं जाते। हम लोग कंप्लेंट करते रह जाते हैं कि सीए रिजल्ट्स इतने कम है, इतने कम है। भाई पढ़ के कितने जन जाते हैं? ये मेरा सख्त शिकायत है एक चीज को लेके कि जैसे अगर मैं किसी और एग्जाम की बात करूं, कोई भी एग्जाम, मतलब इवन आपके स्कूल के एग्जाम्स में कहूंगा, ठीक है, तो बाकी सारे एग्जाम्स में लोग पढ़ के जाते हैं, उसके बाद रिजल्ट जो आता है वो एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन सीए एग्जाम्स में बहुत सारे जनता ऐसे होते हैं जो पढ़ के ही नहीं जाते और रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। अगर पढ़ के नहीं जा रहे हो तो कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करना। तो मैक्सिमम लोग तो ऐसे ही कैटेगरी में आते हैं। बाकी लोग मतलब हम लोग तो पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग तो पढ़ के जा रहे हैं। तो अगर हम लोग पढ़ के जा रहे हैं तो यहां पर अब अलग अलग बातें होते हैं। हम लोग पढ़ के गए लेकिन फिर भी क्लियर नहीं किए, ठीक है, तो इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? नो डाउट अबाउट इट, लक इज वन ऑफ द फैक्टर्स। मैं बिल्कुल मानता हूं इस बात को, पर्सनल एक्सपीरियंस से गुजरा हूं, मैं जानता हूं, ठीक है, लक इज वन ऑफ द फैक्टर्स, ओके, आई एग्री। लेकिन उसके अलावा एक और बात है, क्या है वो? हमने एग्जामिनेशन सिचुएशन में गलती कर दी, ठीक है। अब इसके बहुत सारे मल्टीपल हिस्से हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन में नर्वस हो गए, होता है, बहुत सारे जनों के साथ होता है। यू आर वेल प्रिपेयर्ड, यू आर वेरी शार्प, लेकिन एग्जामिनेशन में पता नहीं ऐसे हाथ कांप रहे, नर्वस हो गए। यार नॉर्मली सब याद रहता लेकिन एग्जाम में याद नहीं आ रहा, होता है, ठीक है। तो ये एंग्जाइटी जो होता है, ये नर्वसनेस जो होता है, ये इसकी वजह से बहुत सारे जन अटकते हैं, ये एक रीजन है। दूसरा रीजन ये भी है कि हम लोग वैसे तो तैयारी में गए लेकिन कहीं ना कहीं एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है एंड में, और वो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में हम लोग क्वेश्चन अक्सर पढ़ते नहीं, और पढ़ते भी है तो सही तरह से इंटरप्रेट नहीं करते, तो वो इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम आता है। यू नो द एंट्रीज, अगर आपने सही चीज इंटरप्रेट कर लिया, यू विल बी एबल टू पास द करेक्ट जर्नल एंट्री, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें, लेकिन आप इंटरप्रेट तो करो। कई बार ये होता है कि हम लोग उसको इंटरप्रेट ही नहीं कर पाते और इसकी वजह से गलती हो जाती है, ठीक है। ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूं? यू आर गोना फेस द एग्जामिनेशन, तो ये सब चीजें ना हो इसके लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। नर्वसनेस का बहुत सारे उपाय है। नर्वसनेस के लिए जैसे मेडिटेशन करना चाहिए, ये सब करना चाहिए, वो सब करना चाहिए, बहुत सारे चीज़ें रहते हैं। आपको आई होप कि मालूम है कि आप लोग जब एग्जामिनेशन में हॉल में, अगर अभी पता नहीं कैसा होगा, लेकिन अगर हॉल में जाते हो तो आपको 15 मिनट पहले सब क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है। यू कैन चेक कि आपको कौन सा आंसर आता है, कौन सा नहीं आता है, पहले से ही आप देख सकते हो। तो वो सब चीज़ें देख लेने के बाद अगर कोई नर्वस होने वाले लोगों में से है तो उन लोगों ने थोड़ी देर मेडिटेट करने की कोशिश करनी चाहिए, थोड़ी देर शांत बैठो, जस्ट कीप योरसेल्फ काम, ठीक है, एंड थिंक अबाउट द गोल वेयर यू वांट टू गो, मुझे वहां पहुंचना है, ठीक है। एट द स्टेज, फाइनल स्टेज में आके हार मानने से नहीं चलेगा, मुझे उस गोल तक पहुंचना है, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखते हुए जस्ट मेडिटेट करो, बस, दिस विल हेल्प, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो दैट विल हेल्प। और उसके अलावा बाकी लोगों की बात कर रहा हूं तो एक ही बात याद रखना, अपने अंदर कभी एटीट्यूड नहीं आने देना, अरे मुझे तो सब आता है, नो, ये एटीट्यूड आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। एंड अपने दोस्तों से दूर रहना एग्जाम के वक्त में, बाद में दोस्ती यारी निभा लेंगे, लेकिन उस स्टेज में अपने दोस्तों से दूर रहना, क्योंकि वो दोस्त बहुत जबरदस्त टेंशन दिलवा देते हैं कई बार, ठीक है। तो किसी से भी दूर रहना, अपने चुपचाप अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान देना। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पढ़ के जा रहे हैं, जो पढ़ के नहीं जा रहे वो लोग बिंदास रहो, वो उनको वैसे भी कोई टेंशन नहीं रहता, ठीक है। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पढ़ के जा रहे हैं, तो वो लोग चुपचाप शांत रहो और क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ो, अच्छी तरह से इंटरप्रेट करो और उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। अब इसमें एक तीसरा कैटेगरी भी बन जाता है। ये कैटेगरी क्या है? सर इतने ध्यान से पढ़ा, इतने ध्यान से सोचा, इतना ध्यान लगाया कि पेपर ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन इशू, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। वक्त रहते सब खत्म भी करना है, ओके। चलो चलो चलो, बहुत प्रवचन हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहां पे ये कहा सॉरी, मैंने यहां पे ये कहा कि जितने शेयर के लिए इन्होंने अप्लाई किया, उतने शेयर्स के लिए इन्होंने पैसे दिए, लेकिन हमने उतने शेयर इनको अलॉट किए नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं, आराम से इसको स्टडी करने की कोशिश करो। पहले केस में मैं प्रीमियम वगैरह नहीं ले रहा, ठीक है, एकदम सीधा साधा सिंपल सा केस, ठीक है। तो फेस वैल्यू 100 रुपए है, ठीक है, फेस वैल्यू 100 रुपए है, जिसे हम एप्लीकेशन, अलॉटमेंट
और काल, ठीक है। तो एप्लीकेशन में हम कलेक्ट कर रहे हैं मान लेते हैं 30। अलॉटमेंट में हम कलेक्ट कर रहे हैं लेट अस अज्यूम 45। और कॉल में हम कलेक्ट कर रहे हैं, कितना बच गया 25, ठीक है। ओके, एक काम करता हूँ, रुको। एप्लीकेशन में 45, कॉल अलॉटमेंट पे 30, ऐसा कर देता हूँ मैं, ठीक है। 100 हुए ना, हाँ बराबर, ऐसा हुआ। तो फेस वैल्यू 100 रुपये है और ऐसे कितने शेयर्स है, लेट अस अज्यूम ऐसे सिर्फ 100 शेयर्स है। मुझे भी मालूम है प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, मानने में क्या जा रहा है, मान लो ना, ऐसा सिर्फ 100 शेयर्स है, ठीक है। डन, ओके। अब हम लोग ये हमारा कंपनी बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कंपनी है, वी स्मार्ट कंपनी, ठीक है। तो 100 शेयर्स मिल बांट के हम ही लोग लेंगे अभी, ठीक है। तो ये हम है और ये हमारा कंपनी है और यहां पर अभी इशू की, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया, हाँ चलो आ जाओ। हो गई पावरी, राइट। हाँ चलो, लौट के बुड्ढू घर को आए। तो अब 100 शेयर्स हैं, वी स्मार्ट कंपनी ने इशू किया हुआ है और हम सब इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। सो वन बाय वन हम लोग छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे सिंपल सिंपल एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल, 100 शेयर्स है, 100 शेयर्स में मान के चलो एप्लीकेशंस, हमारे पास 100 शेयर्स है इशू करने के लिए, लेकिन एप्लीकेशंस हमारे पास जो आए है ये मान के चलो 200 शेयर्स के आगे, ठीक है। अब अप्लाई करने वाले लोग कौन है, हम ही लोग हैं, है ना। चलो तो मान के चलो मैंने, ठीक है, मैंने अप्लाई किया मान के चलो 50 शेयर के लिए, ठीक है। मैंने 50 शेयर के लिए अप्लाई किया। ऑल ऑफ यू आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आप लोग डिसाइड करोगे, ठीक है। तो मैंने अप्लाई किया 50 शेयर्स के लिए। अब इसी तरह से लेट अस अज्यूम कि अमन सर ने अप्लाई किया 40 शेयर्स के लिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, अर्जुन सर ने अप्लाई किया 60 शेयर्स के लिए, ठीक है। ये मैं क्या कह रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं अप्लाइड, ठीक है। अच्छा पवन सर ने अप्लाई किया लेट अस अज्यूम 30 शेयर्स के लिए। कितने हो गए भैया टोटल, देखते हैं एक बार, 150 180, और 20 शेयर्स के लिए किसी ने अप्लाई किया, किसकी बात करें, और 20 शेयर्स के लिए अप्लाई किया 20 शेयर्स, ठीक है। तो 20 शेयर्स के लिए अप्लाई किया जय सर ने, ठीक है, ठीक है। अच्छा इसको इमोशनली ना देखे, ठीक है ना, कि सर ऐसा क्यों वैसा क्यों ये क्यों वो क्यों, ओके। चलो ये ऐसा ऐसा आपको दिख रहा है, ये टोटल कितना हो गया जरा देखना एक बार, 50 40 बराबर 200 हो रहा है ना, हाँ 200 शेयर्स, ठीक है। चलो नो ऑल ऑफ योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। अब आप लोग बताओ आप लोग कितना अलॉट करोगे, क्योंकि आपके पास अलॉट करने के लिए है सिर्फ 100 शेयर्स, है ना। हमने भले ही अप्लाई करके रखे 200 शेयर्स के लिए, बरोबर, हमको तो 200 शेयर्स चाहिए, लेकिन है तो 100 ही ना। मतलब बात को समझने की कोशिश करो, यहां पर किस्सा ऐसा ही हो रहा है कि आप लड्डू लेके बैठे हो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और हम आगे लाइन लगा के, ये मेरे को तो 50 मेरे को दो ना 40 दो ना, किडिंग मी।
तो हम लोग सब इस तरह से मांग रहे हैं शेयर्स, लेकिन है तो नहीं ना, तो आप कितना दोगे? तो यहां पर अब आपके ऊपर है सबसे पहली बात, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट डिपेंड्स ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो आपको मैं पूछ रहा हूं, चलिए मुझे कितना दोगे आप? मैंने 50 मांगे थे, आप मुझे कितना देना चाहते हो? योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपकी मर्जी, या तो 0 रिजेक्ट, या तो 50 के बदले 50 दे दो। 50 के बदले में 60 दे सकते क्या? 60 नहीं दे सकते। ठीक है, अच्छा तो आधे दे सकते, कम दे सकते, ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, चलो मैंने 50 मांगे थे, कितने दे रहे हो मुझे? सबको आधा आधा कर दो। चलो मुझे 25 शेयर दे दिया आपने, चलो ठीक है। अमन सर को कितना दिया? थोड़ा अलग रखो ना, सेम सेम हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। सबका अगर आधा आधा रखोगे तो मजा नहीं आएगा। थोड़ा रिजेक्ट भी करो, थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाओ ना। अगर आधा आधा सबका कर लेंगे तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इंस्टीट्यूट की तरह सोचो, इतना इजी भी मत बना दो। तो सबका अलग अलग करो। ओवरऑल टोटल ये 100 होने चाहिए, ये 100 होने चाहिए, ओवरऑल टोटल ये 100 होने चाहिए। ठीक है, लेकिन अब आप मुझे बताओ कैसे कैसे दे रहे हो? मुझे आपने आधे दे दिए, ठीक है। मैं यहां पर ना ब्रैकेट में लिख के रखता हूं प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन आगे चल के बड़े काम में आएगा। ठीक है, ठीक है। अमन सर को 10 दे रहे थे, चलो तो अमन सर को 10 दे दिया। ठीक है, 10 बोले तो ये 25% हुआ। ठीक है, ओके चलो अलग अलग रखो, कोई ऐसे भावुक होकर नहीं सोचना है। अर्जुन सर ने 60 शेयर्स मांगे थे, अर्जुन सर ने 60 शेयर्स मांगे थे। जय सर को शेयर नहीं देंगे। ठीक है, तो जय सर को आपने रिजेक्ट कर दिया। मैं बताऊंगा जय सर को कि जय सर आपको एक भी शेयर नहीं दिए। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा अर्जुन सर को कितने दे रहे हो आप? 60 शेयर्स मांगे इन्होंने। अरे इतना कॉम्प्लिकेटेड भी मत बना दो भाई, 49। ठीक है, सॉल्व हमको ही करना है, दिक्कत चली जाएगी, डेसिमल्स में आएगा सब कुछ, है ना। मतलब थोड़ा परसेंटेज बता दो रादर, कैसा एक अच्छा सा परसेंटेज बताओ जिसमें थोड़ा स्मूथली आगे बढ़ पाए। अलग अलग रखो थोड़ा। 40 दे देते हैं, चलो ठीक है। 40 कितना परसेंट होता है 60 का? 40/60 नहीं यार, पॉइंट्स में परसेंटेज थोड़ा सा कुछ सिंपल करते हैं। 60 का एक काम करते हैं, इनको 75% दे देते ना यार, बहुत टाइम लगा रहा हूँ आप लोग, इसको सिंपल कर देते हैं। 60 × 75% कितना होता है? 45 शेयर्स इनको दे दिए। कितने हो गए? 45, 10, 25, 60, 70, 80 हो गए। तो इनको दे देते हैं अपन 20 शेयर्स। ठीक है, ये मतलब हो गया 2/3। ठीक है, चल गया। और जय सर को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, चलो ऐसा कुछ हो रहा है मेरे ख्याल से। अभी पूरे 100 हो रहा है, 25, 35, 75, 80, 90, 100, हाँ बराबर हो रहा है ना। ठीक है, सो बेसिकली मैंने यहां पर अलग अलग कैटेगरीज ले लिए। अलग अलग कैटेगरीज क्यों ले लिए? ताकि मुझे यह पता चले कि अलग अलग जनों का अलग अलग प्रोपोर्शन में इशू हुआ है। ठीक है, अब देखो यहां बात ऐसा है कि इंस्टीट्यूट को ऐसी चीजों में मजा आता है, वो एकदम से एक चीज नहीं करता, वो थोड़ा घुमा फिराने की कोशिश करता है, उनको उसमें बहुत मजा आता है। ठीक है, तो मैंने भी वैसे ही थोड़ा घुमा फिराने वाला सिचुएशन बनाने की कोशिश किया है। ठीक है, ये हो गया। ओके, बहुत बढ़िया। अब इस तरह से अगर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं तो इसमें आगे चल के क्या हुआ, ये सब बातें भी मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। कहानी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये पूरा किस्सा आपको समझ में आ गया? ठीक है, लिखना है इसको लिखना है तो लिख लो अभी, फिर इस किस्से को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। वी स्मार्ट कंपनी ने अपने शेयर्स इशू किए और ये फेस वैल्यू 100 रुपए है। एप्लीकेशन में 45, अलॉटमेंट में 30, कॉल्स में 25, 100 शेयर्स है हमारे पास। एप्लीकेशन 200 शेयर्स के मिले। तो ये अलग अलग जनों के आपके पास कितने इन्होंने अप्लाई किए थे और कितने अलॉट हुए, ये आपने लिख के रख लिया है। सबने लिख लिया? ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया। सो अब हम क्या करेंगे? देखो यहां पर मैं एक बात जानता हूं, कितने जन पे साइंस बैकग्राउंड से, जरा बताना तो मुझे एक बार। हाउ मेनी ऑफ यू फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड? और माय क्वेश्चन शुड बी, इज देयर एनीवन फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड? कोई भी नहीं है? अच्छा ठीक है, साइंस बैकग्राउंड वाले होते तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता। हाँ चलो, एक तो आया। भावेश, यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, गुड, अच्छा लगा। ठीक है, क्यों सर, ऐसा क्यों? कॉमर्स वालों से क्या प्रॉब्लम है आपको? कॉमर्स वालों से प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली ना, आई डोंट नो हाउ टू टेल यू दिस, बट एक हमारे देश में एक अलग ट्रेंड बन गया है 11th 12th का। ठीक है, मैं खुद भी अभी 11th 12th पढ़ा रहा हूँ, मतलब पहले भी पढ़ा है, अभी भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
ये थोड़ा अलग कुछ सिचुएशन हो जाता है। सौरभ आप लिखते जाओ, मैं जब तक ये बता रहा हूँ, जब तक ये किस्सा बता रहा हूँ तब तक आप लिख लो इसको, ठीक है। मैं ये कह रहा था कि ये थोड़ा सा ना एक अलग ट्रेंड बना हुआ है। अलग ट्रेंड मतलब एक रटने रटाने वाला जो ट्रेंड बना हुआ है 11th-12th में, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ना परेशानी होती है। साइंस वालों के साथ मैं खुश इसलिए रहता हूँ क्योंकि उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं, एटलीस्ट दे आर एट जीरो पे है तो भी ठीक है। लेकिन कॉमर्स वालों का ना कुछ कुछ चीज़ें, आदतें इतनी बिगड़ जाती है अनफॉर्चुनेटली। अगर ऐसी आदत नहीं बिगड़ी होगी तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आदत बिगड़ गई होगी तो थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। कहने का मतलब मैं क्यों ये सब चीज़ें कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है अगर आपने 11th-12th कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपने ये सब चीज़ें यहाँ पे पढ़े हैं, और एक टिपिकल तरीका होता है, एक टेबल बनाते हैं ऐसा लिखने का, वैसा लिखने का, ये लिखने का, वो लिखने का। तो व्हाट आई विल डू इज, मेरी इच्छा नहीं है कि हम लोग वही चीज़ वापस से देखें, ठीक है, क्योंकि वही चीज़ वापस से देखेंगे ना तो यहाँ पर थोड़ा सा वो एटीट्यूड डेवलप होना शुरू हो जाता है। अरे ये मैंने किया था, अरे मैं कर लेता हूँ, अब भी कर लेता हूँ, तो वो एटीट्यूड डेवलप होना शुरू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे, कैलकुलेशन है तो एकदम से चीज़ें दिमाग में कई बार नहीं आता है, कैलकुलेशन करेंगे, वर्किंग नोट बिल्कुल बनाएंगे, लेकिन थोड़ा प्रेजेंटेशन अलग रखते हैं, चलेगा। देखो मैं कैसा कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले लिख रहा हूँ एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर 200 शेयर्स, ठीक है, ऐसा किया। इसके बाद मैं इसे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है। कैसे कैसे कैटेगरीज, जितने अलग अलग एप्लीकेशंस थे। पहला मैं लिख रहा हूं AB सर का एप्लीकेशन, उसके बाद मैं लिख रहा हूं अमन सर का एप्लीकेशन, उसके बाद मैं लिख रहा हूं अर्जुन सर का एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद मैं लिख रहा हूं पवन सर का एप्लीकेशन, और उसके बाद मैं लिख रहा हूं जय सर का एप्लीकेशन, ठीक है। ये लिखा, ओके। मेरी इच्छा ये है कि हम लोग यहां लिखने से ज्यादा सोचें, ठीक है। ऐसा नहीं कि लिखा इसलिए सोच आया, लिखने के बाद मेरा सोच डेवलप हुआ, नो। मैं चाहता हूं कि लिखने से ज्यादा दिमाग चलना चाहिए, ठीक है। बस कन्वीनियंस के लिए मैं लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब कैलकुलेशंस थोड़े ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं तो सिर्फ दिमाग से सोचेंगे तो कंफ्यूजन होता है, हो सकता है हम लोग गलती करते, तो वो ना हो इसलिए मैं लिख रहा हूं, सहारा ले रहा हूं इसका, बस, ठीक है। चलो भैया देखते हैं भी। अब मैं यहां पर एक एक करके इशू लिखते जाऊंगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा अप्लाइड, है ना, अप्लाइड। तो AB सर ने अप्लाई किए हैं 50 शेयर्स, ठीक है। देखो लिखते वक्त आप यहां पे बिल्कुल कंजूसी करके कंची मार सकते हो, जितना मारना है मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पॉइंट इतना है कि ये सारी बातें दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है। AB सर ने अप्लाई किए 50 शेयर्स के लिए, और इनको अलॉट हुए, अलॉटेड, ठीक है, अलॉट हुए 25 शेयर्स, 25 शेयर्स, ठीक है। तो यहां मैं ऐसा लिख के रख रहा हूं 50%, या उससे अच्छा ऐसा करके लिख लेते हैं, बेटर ये रहेगा कि हुआ है 2 का 1, सिंबॉलिक वे, ठीक है, इजी पड़ेगा, 2 का 1 ऐसा हुआ इधर, ठीक है। अच्छा, अमन सर ने अप्लाई किए थे 40 शेयर्स के लिए, ये पहली बार है इसलिए मैं जानबूझ के स्पीड को सुपर स्लो रखना हूं, आगे चल के एक बार आदत पड़ गई तो हम लोग सुपर फास्ट भी जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैं स्लो जा रहा हूं फिलहाल। अमन सर ने अप्लाई किए 40 शेयर्स के लिए, हमने इनको अलॉट कर दिए 10 शेयर्स, ठीक है। 4 का 1, 4 का 1, मांगे 4 दिए 1, ठीक है। अर्जुन सर ने मांगे थे 60 शेयर, इनको दे दिए 45 शेयर्स, 60 शेयर्स के बदले में दे दिए 45 शेयर्स, ठीक है। इसको मैं लिखता हूं 4-3, चलेगा ऐसा,
75%, 3/4। ठीक है, लिखो कैसे भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शन सही रहना चाहिए, प्रोराटा में प्रोपोर्शन बिल्कुल सही रहना चाहिए बस। पवन सर ने मांगे हैं 30 शेयर्स, दिए 20 शेयर्स। 30 शेयर्स के बदले दिए 20 शेयर्स। सो मांगे थे 3, दिए हैं 2। ठीक है, ओके। आखिर में जय सर ने मांगे थे 20 शेयर, दिए 0। ठीक है, सो 2 का 0 बरोबर। एक बार क्रॉस चेक कर लेने के लिए आपने क्या कर लेना चाहिए, क्रॉस चेक कर लेने के लिए आपने सिर्फ इन सब का टोटल एक बार वेरीफाई करके देख लेना चाहिए। ये सब का टोटल शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। ठीक है, ये हो रहा है कि नहीं, एक बार क्रॉस चेक कर लो। और ये सब का टोटल should match with the shares that are subscribed या rather issued। यहां पे ऐसा लिख के रख देता हूं, शेयर्स इशूड, इससे ये मैच करना चाहिए। ठीक है, बस इस तरह से एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। ये हमारा सबसे पहला बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये हो गया। ठीक है, अब मुझे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मनी विल बी रिसीव फॉर इतने शेयर्स, लेकिन मनी विल बिकम ड्यू फॉर इतने शेयर्स। ठीक है, ये इधर जो मैंने लिखा इतने शेयर्स का पैसा मिला रिसीव्ड, और इतने शेयर के पैसे ड्यू हुए, ये जो आपने रेशियो लिखा है ये रिसीव्ड इज टू ड्यू का लिखा है। ठीक है, चलो ठीक है, यहां हुआ। तो अब मैं आगे बढ़ते वक्त सबसे पहले लिखूंगा मनी रिसीव्ड, ठीक है। चलो एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले व्हेन आई एम राइटिंग द मनी रिसीव्ड आई एम थिंकिंग अबाउट द अप्लाइड शेयर्स, क्योंकि जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आपने दिया उतने शेयर्स के पैसे आएंगे, बराबर। चलो तो एक एक करके अभी मैं देखते हुए चल रहा हूं। व्हाट इज द एप्लीकेशन मनी? एप्लीकेशन मनी इज 45, दिख रहा है ना, एप्लीकेशन मनी इज 45। ठीक है, सो एबी सर के पास से हमारे कंपनी में कितने पैसे आए? एबी सर ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 50 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो 50 शेयर्स इनटू 45 कितने पैसे आए? 2250। एबी सर के पास से हमारे पास कितने पैसे आए? 2250। ठीक है, चलो ठीक है। अमन सर के पास से कितने पैसे आए? जितने अप्लाई किए थे। देखो एक शॉर्टकट बताता हूं, कैलकुलेटर में मोस्टली तो ये शॉर्टकट काम में आना चाहिए। ठीक है, फटाफट कैलकुलेशन होना चाहिए। देखो जब भी आप दो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो, दो नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये दो नंबर्स में अगर कांस्टेंट नंबर बार बार मल्टीप्लाई होता जा रहा है तो आप एक शॉर्टकट लगा सकते हो, कीप दैट कांस्टेंट नंबर फर्स्ट व्हाइल मल्टीप्लाइंग, कीप दैट कांस्टेंट नंबर फर्स्ट। कैसे? देखो यहां पे देखो नंबर ऑफ शेयर्स तो बदलते जा रहे हैं, लेकिन कहने से एप्लीकेशन मनी इज कांस्टेंट 45, एप्लीकेशन मनी इज 45, बराबर। सो मैं क्या करने जा रहा हूं, देखो मैं यहां पर 45 पहले लिख रहा हूं। ठीक है, कैलकुलेटर में मैंने 45 पहले लिखा, 45 इंटू 50, एबी सर ने 50 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे, इक्वल टू 2250 आ गया। अब उसके बाद अमन सर के 40 शेयर्स थे ना, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो आई विल प्रेस 40 एंड इक्वल टू, बस, तो मुझे यहां पे आंसर मिल जाएगा 1800। इसी तरह से अर्जुन सर के 60 थे, तो 60 इक्वल टू आई विल गेट द आंसर एज 2700। गेटिंग मी? पवन सर के 30 इंटू 30 मतलब 30 इक्वल टू, ये आ गया 1350, और जय सर के 20 इक्वल टू 900 रुपए। ऑल्टरनेटिवली आप पूरा कैलकुलेशन भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट दिस इज अ शॉर्टकट जो बहुत सारे मतलब मैक्स टू मैक्स कैलकुलेटर्स में वर्क कर जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता, डिपेंड करता है। ठीक है, इतने पैसे मिले, सबने लिख लिया ये। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखेंगे मनी ड्यू, मनी
ड्यू, रिपीट करो, मतलब कैलकुलेटर शॉर्टकट की बात करो बेटा आप, कैलकुलेटर शॉर्टकट को, हाँ ठीक है। देखो कैसा करना, आप क्या कर रहे हो बात को समझो। ये देखो मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एप्लीकेशन मनी में कितने मिले, इतने शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस 45, ऐसे ही है ना। देखो ये ट्रिक समझने के लिए आप एक ऐसे ही सिंपल सा कैलकुलेटर में एक एग्जांपल लेके देखो। देखो जैसे मान के चलो 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, 2 इंटू 6, ऐसा अपने को करने का है सपोज, ठीक है। तो यहां पे हर जगह पे क्या नजर आ रहा है कि ये कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, बराबर। तो कैलकुलेटर में क्या करने का, पहले 2 लिखने का, पहले 2 लिखना। सो 2 इंटू 3, ठीक है, इक्वल टू, आंसर आ गया 6। पहली बार पूरा कैलकुलेशन करो, ठीक है। अगली बार से सिर्फ ये नंबर और इक्वल टू इतना ही प्रेस करना, 4 इक्वल टू, जवाब आ गया 8। अगली बार क्या करोगे, 5 इक्वल टू, 5 इक्वल टू, जवाब आ गया 10। समझ रहे हो, इस तरह का ट्रिक है, ज्यादातर कैलकुलेटर में काम कर जाता है। हाँ अनलेस एंड अनटिल आपके पास एकदम हाई फाई कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर, फाइनेंशियल कैलकुलेटर, ऐसा कुछ है तो उस पर काम नहीं करेगा। मेरा फाइनेंशियल कैलकुलेटर कहाँ गया, यहीं पे रखा था, पता नहीं, शायद 2 रूम में रख दिया, देखना पड़ेगा, ठीक है। सो इफ यू आर यूजिंग टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स BA2+ कैलकुलेटर, या इफ यू आर यूजिंग अ साइंटिफिक कैलकुलेटर, सो ऐसे हाई फाई वाले चीज़ अगर यूज़ करो तो अलग बात है, फिर आंसर ये नहीं आएगा, ठीक है। अपना साधारण कैशियो, सिटीजन, ये सब वाले कैलकुलेटर होंगे तो इसमें काम करता है, ठीक है। व्हाटएवर, चलो, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करना तो हम सबको आता ही है, ये सिर्फ थोड़ा टाइम बचाने के काम में आता है और कुछ नहीं, ठीक है। कर लिया सबने, तो यहां पर वही चीज करना है आपको, 45 इंटू, पहले कैसा करना, 45 पहले लिखना, 45 इंटू 50 इक्वल टू, फिर 40 इक्वल टू, 60 इक्वल टू, 30 इक्वल टू, 20 इक्वल टू, खत्म, फटाफट हो जाता है। ओके, पॉइंट इज व्हेन आई एम राइटिंग मनी रिसीव्ड आई विल थिंक अबाउट द नंबर ऑफ शेयर्स जितने के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, ओके। लेकिन अब मैं लिखने जा रहा हूं मनी ड्यू। मनी ड्यू की बात जब मैं कर रहा हूं, I am thinking about the number of shares allotted. Money will become due only on the number of shares allotted. ठीक है, सो बात को समझने की कोशिश करेंगे। आपने एप्लीकेशन में ज्यादा शेयर्स के लिए डिमांड किया था, इसलिए आपने उसके एप्लीकेशन के पैसे दे दिए, ठीक है। लेकिन हमने यानी कंपनी ने आपको पूरे शेयर्स दिए नहीं, हमने आपको पूरे शेयर्स अलॉट नहीं किए, हमने आपको थोड़े से ही शेयर्स दिए। सो इसका मतलब आपके पास से मेरे पास ज्यादा पैसे आ गए, उस ज़्यादा पैसे को मैं आपको लौटाने की जगह एडजस्ट कर रहा हूं, ठीक है। मैं आपको लौटा भी सकता हूं, मैं एडजस्ट भी कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए ये तो मालूम होना चाहिए कि आपके कितने पैसे एक्स्ट्रा आए, कौन से स्टेज में कितना ड्यू हो रहा है। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब कौन, आप, ऑल ऑफ योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यू विल ऑल डिसाइड एंड टेल मी कि क्या किया जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, लेट्स सी। सो मनी ड्यू ऑन अलॉटेड शेयर्स, तो एक एक करके मैं अभी देखने जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हम लोग इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट करने जा रहे हैं। तो इंस्टॉलमेंट नंबर 1, इंस्टॉलमेंट नंबर 1, पहला इंस्टॉलमेंट को हम कहते हैं एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन स्टेज इज व्हाट, इट इज इंस्टॉलमेंट नंबर 1। तो इंस्टॉलमेंट नंबर 1 में कितना पैसा ड्यू हो रहा है, ठीक है। देखो पहली बार लिख रहे हो इसलिए थोड़ा कैलकुलेशंस भी लिखते हुए चलो, ना तो ना कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 45 इंटू 50, ठीक है। तो यहाँ पर हमको अलॉट कितने हुए, हमको अलॉट हुए सिर्फ एक मिनट, मैं ना ऐसा नहीं लिखता हूँ, रुको, मतलब कैलकुलेशन करते वक्त अलग लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखो 50/45, 50/45 ऐसा लिखो, ठीक है। तो हमने अलॉट कितने किए, 50% ना, यानी अलॉट किए 25 शेयर्स, तो 25 शेयर्स पे 45 ड्यू हुआ, बराबर जा रहा है ना दिमाग में। 25 इंटू 45 यानी अलॉटमेंट पे ड्यू हो रहा है 50%, 1125। पहली बार समझ रहे हैं, समझाते वक्त हर डिटेल में लिखता हुआ जा रहा हूं। हर डिटेल को मैं जितना स्लो बताऊंगा उतना मेरा एक बिलीफ है
मेरा एक बिलीफ है, क्या बिलीफ है, कि मैं पूरे बारीक बारीक डिटेल्स अगर बहुत स्लो जाते हुए बताऊंगा, ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग फास्ट भागना शुरू करता है इफ यू आर पिकिंग इट अप, और ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में सारे शॉर्टकट्स बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, डिपेंड्स, अलग अलग जनों के साथ ऐसा होता है। मतलब मुझे याद है कि जब 11th-12th के क्लासेस मैं किया करता था, मतलब जब मैं स्टूडेंट पढ़ा करता था, तो वहाँ पर हो सकता है कि किसी के दिमाग में चीज़ें ना जाते हो, पॉसिबल है, लेकिन मुझे थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता था। इसमें कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, 11th-12th है भी वैसा लेवल, लेकिन वहाँ पर अगर मुझे जल्दी समझ में आ जाता था तो मतलब ये कहीं ना कहीं, मतलब वहाँ मुझे ऐसा लगता है उसके पीछे कारण ये था कि एक्सप्लेनेशन स्पीड अगर स्लो रहता था ना, तो ऑटोमेटिकली मेरा दिमाग फास्ट भागना शुरू हो जाता था। सो ये सब चीज़ें मैंने सोचा और मैं अभी यही चीज़ अप्लाई करने जा रहा हूँ। मैं जानबूझ के यहाँ पे धीरे धीरे जाऊँगा, आपका दिमाग फास्ट भागना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं अभी। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, अच्छा इधर इसके आगे लिखते हैं अभी, अमन सर 4:1 था, 25%। ठीक है, यानी इन्होंने 40 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, जिस पे एट रेट 45 हमें मिला। और एप्लीकेशन स्टेज में एक काम करते हैं ना, एक एक करके देखते हैं। ए बी सर का पहले पूरा देख लेते हैं। इंस्टॉलमेंट 1, इंस्टॉलमेंट 2, इंस्टॉलमेंट 2 इज अलॉटमेंट। ठीक है, इंस्टॉलमेंट 2 इज अलॉटमेंट। इंस्टॉलमेंट 2 इज अलॉटमेंट में यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा कि अलॉटमेंट स्टेज में इनको तो 25 शेयर से अलॉट किए थे, तो अलॉटमेंट स्टेज में कितना ड्यू हुआ? अलॉटमेंट स्टेज का पैसा है 30। ठीक है, तो अलॉटमेंट स्टेज में @30 कितना होता है, कैलकुलेट करो, 25 × 30, 750। ठीक है, अच्छा ठीक है। इसके बाद मैं लिख रहा हूं इंस्टॉलमेंट 3। इंस्टॉलमेंट 3 इज काल। ठीक है, काल में 25 × 25, 25 में @25। ठीक है, यानी 25 × 25, 625 बरोबर। चलो ये लिखा ना। अब इससे मुझे ये लिंक होना चाहिए। कैसा लिंक होना चाहिए कि मेरे पास इतने पैसे आए, ठीक है, इतने पैसों में से एप्लीकेशन में इतना ही ड्यू हुआ था, तो ये मुझे बता देगा कि मेरे पास एक्स्ट्रा कितना है। ठीक है, देखो 2250 में से 1125 ही एप्लीकेशन में ड्यू हो रहा है, यानी मेरे पास एक्स्ट्रा है 1125 बराबर। दिस एक्स्ट्रा विल गेट एडजस्टेड, दिस एक्स्ट्रा विल गेट एडजस्टेड। कहां कहां एडजस्ट कर सकते हैं? पहले तो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं। अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट होगा? 750। सो 1125 में से अगर हम लोगों ने 750 एडजस्ट कर लिया, कितना बच गया? अभी बैलेंस बच गया 375 बराबर। अब ये 375 हम कहां एडजस्ट कर सकते हैं? यहां कॉल में। ठीक है, तो कॉल में कितना एडजस्ट होगा? 375। तो कॉल मनी कितना है? 625। एडजस्ट कितना हो रहा है? 375। मतलब पूरी तरह से ये एडजस्ट हो जाएगा। उल्टा अब थोड़ा सा ए बी सर से रिसीवेबल दिखाई देगा। ठीक है, सो फाइनली कलर चेंज करके मैं यहां पे लिख रहा हूं कितना रिसीवेबल बच जाएगा। रिसीवेबल कितना रिसीवेबल बच जाएगा? 625 माइनस 375। ठीक है, यानी 250 विल बिकम रिसीवेबल। ठीक है, ये पूरा का पूरा दिमाग में आना जरूरी है। इसी को लेके घुमाता है इंस्टीट्यूट, नथिंग एल्स। ठीक है, अब यही प्रोसेस सभी जगह पे रिपीट करना है। चलो, अमन सर 40 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे, यानी इनके 1800 रुपए हमारे पास आ गए। अलॉट किए हमने कितने शेयर्स? अलॉट किए हैं सिर्फ और सिर्फ 10 शेयर्स। ठीक है, तो अमन सर को 10 शेयर्स अलॉट किए। 10 शेयर्स पे 45 रुपीज हमारा एप्लीकेशन स्टेज में ड्यू हुआ था, यानी कितना ड्यू हुआ? 450। ठीक है, तो उससे मुझे क्या समझ में आ रहा है?
एप्लीकेशन स्टेज में 1800 रुपए आए, लेकिन एप्लीकेशन स्टेज में ड्यू कितना हुआ? सिर्फ 450। यानी मेरे पास एक्स्ट्रा कितना रह गया? कितना रह गया एक्स्ट्रा? 1800, अरे 1800 माइनस 450, ठीक है, 1350। ओके, देखो मैं आपको सबको एक ही बात बता रहा हूं, मैं फॉर्मेट वाला बंदा नहीं हूं, ठीक है? ये ऐसा फॉर्मेट बनाने का, ऐसा करने का, वैसा करने का हो जाता है, मैं वैसा वाला बंदा नहीं हूं, मैं सोचने वाला बंदा हूं, ठीक है? और वही जरूरी है मेरे हिसाब से, इफ यू आर गोना बिकम अ प्रोफेशनल, ठीक है? तो मैं यही आप लोगों को भी सिखा रहा हूं कि आप लोग किसी फॉर्मेट के बेसिस में ना जाते हुए सोचो। यहां पर हम लोग सोच रहे हैं, अगेन डिपेंडेंसी फॉर्मेट पे नहीं जानी चाहिए, बी इंडिपेंडेंट। ओके, यस, ये लिख दिया सब लोगों ने। एक्स्ट्रा 1350 है, इसको कहां एडजस्ट करेंगे देखते हैं। पहले तो हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट कॉल में ड्यू कितना हुआ। फर्स्ट कॉल में ड्यू हुआ, सॉरी अलॉटमेंट में ड्यू कितना हुआ? अलॉटमेंट में ड्यू हुआ 10 शेयर्स पे 30 रुपीज, 10 शेयर्स पे @30, ठीक है? इतना ड्यू हुआ, यानी कितना ड्यू हुआ? 300 रुपए ड्यू हुआ, बराबर। चलो ठीक है भैया, 300 रुपए ड्यू हुआ। तो अगर मैं देखने जाऊं तो इस एक्स्ट्रा को मैं यहां से एडजस्ट करूंगा। 1350 थे मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए, तो 300 एडजस्ट किए, 300 एडजस्ट किए, यानी अभी भी बैलेंस बच गया 1050। अभी भी अमन सर के 1050 हमारे पास पड़े हुए, ठीक है? अच्छा ठीक है, इसके बाद फर्स्ट कॉल है। फर्स्ट कॉल में हमने कितना कॉल किया? फर्स्ट कॉल में हमने कॉल किया 10 शेयर्स पे 25 रुपए, बराबर। यानी कितना? 250 रुपए कॉल किया। अरे यार 250 रुपए कॉल किया, मेरे पास तो बैलेंस 1050 पड़ा हुआ था, इसमें से ये 250 एडजस्ट होके बच गए कुछ पैसे, है ना? सो ये जो पैसे बच गए, ये एक्स्ट्रा बच गया, इसलिए वी विल रिटर्न इट टू अमन सर, ठीक है? सो दिस इज बेसिकली मनी रिटर्न्ड, ठीक है? सो अमन सर को मुझे कितने पैसे लौटाने होंगे? 1050 माइनस 250, यानी कितने पैसे लौटाने होंगे? 800 रुपए हमें अमन सर को वापस करने होंगे। ज्यादा हो गया हमारे पास पैसे, ठीक है? एक ही बात है, these are calculations, these are calculations। इन कैलकुलेशंस से घबरा के हम दूर भाग सकते हैं, बिल्कुल भाग सकते हैं। डर जाओ, डर के भाग जाओ, बिल्कुल ये रास्ता है, ठीक है? लेकिन जिस रास्ते आप जा रहे हो, जो आप बनना चाहते हो, उसके लिए ये सही नहीं है, ठीक है? जो आप बनना चाहते हो, इसमें एक बात याद रखना कि कब तक भागोगे? ऐसे जो भी कॉम्प्लिकेशंस है, ये तो आपका पार्ट हो गया यार, ये आपके पढ़ाई का पार्ट है, आपके पढ़ाई का हिस्सा है। आज भागोगे, कल भागोगे, परसों भागोगे, कब तक भागोगे? कभी ना कभी तो फेस करना ही पड़ेगा। चलो फाउंडेशन इस तरह से निकाल भी लिया, इंटर में आपको क्या लगता है? यू वोंट फेस इट? फाइनल में नहीं करोगे? कभी ना कभी तो फेस करना ही है, तो आज क्यों नहीं फेस इट, ठीक है? तो डरना नहीं, पहली बात, ठीक है? डरना नहीं, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू पीने का और आगे बढ़ने का, ठीक है? ये बाबा फिर से मेरे को ना सिंसियर स्टूडेंट्स का बड़ा डर लगता है। सिंसियर स्टूडेंट्स बहुत डेंजरस होते हैं। मतलब बीच में मैंने ऐसे क्लास में एक डायलॉग मार लिया था, ऐसा बोला था, अरे यार बिल्कुल, तब वो कॉन्सर्ट में एक ऐड आया था मोनाको का किसका तो भी आया था, तो मैंने वैसे बोला था मोनाको खाओ खुश हो जाओ, ऐसा कुछ तो भी था, आई डोंट रिमेंबर, कुछ तो भी एक था, बहुत पहले की बात है, ठीक है? तो सिंसियर स्टूडेंट अगले दिन देखा सच में मोनाको लेके आए एक लड़की थी, सच में मोनाको खा रही है क्लास में। बोला पापा इतना सीरियसली ले लिया? तो ऐसे सिंसियर स्टूडेंट से डर लगता रहता भैया, ठीक है? आराम से जोक मारा था थोड़ा, हाँ। चलो ये हो गया। अब अर्जुन सर पे आते हैं। अर्जुन सर ने 2700 शेयर्स 700 रुपए हमारे पास आए हैं। अर्जुन सर के इन्होंने अप्लाई किए थे 60 शेयर्स के लिए, जिस पे 45 रुपीज के हिसाब से इन्होंने 2700 रुपए हमें दे दिए, ठीक है? एवरीवन थिंकिंग विथ मी? साथ में सोच रहे हो सब लोग, ठीक है? हमने अर्जुन सर को अलॉट कितने किए थे? हमने अर्जुन सर को अलॉट किए थे, यहीं पे लिखा हुआ, ऊपर ही लिखा हुआ है 45 शेयर्स, है ना? तो अब मैं 45 शेयर्स के बारे में सोचूंगा।
एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन 45 शेयर्स. व्हाट इज द एप्लीकेशन मनी? 45. बराबर. सो हाउ मच इज द एप्लीकेशन मनी ड्यू? 45 इंटू 45, यानी 2025 रुपए एप्लीकेशन में ड्यू हुए थे. समझ रहे हो बात को? जब मैं एप्लीकेशन स्टेज की बात कर रहा हूं, आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल लुकिंग एट हाउ मेनी शेयर्स वर अलॉटेड एंड व्हाट वाज कॉल्ड. सो 45 दिस वाज कॉल्ड, यानी कितना ड्यू हुआ ऑन एप्लीकेशन? 2025. हमें मिला 2700 और एप्लीकेशन स्टेज में ड्यू हुए 2025, यानी अर्जुन सर के कितने एक्स्ट्रा पैसे रखे हुए थे हमारे पास? सो इट इज 2700 माइनस 2025, है ना? कितना रह गया एक्स्ट्रा? यस, 675 एक्स्ट्रा. वेरी गुड. इतना एक्स्ट्रा रह गया मेरे पास. ठीक है, अब देखते हैं कहां एडजस्ट होगा. तो अब मैं देखूंगा कि अलॉटमेंट स्टेज में ड्यू कितना हुआ. अर्जुन सर को 45 शेयर्स अलॉट किए थे, बराबर. तो 45 शेयर्स पे अलॉटमेंट स्टेज में कितना पैसा ड्यू हुआ? एट रेट 30. ठीक है, ये थोड़ा ना गैप रखना. मैंने यहां पे एडजस्ट करते वक्त गैप नहीं रहा, लेकिन आप लोग को लिखते वक्त थोड़ा गैप रखना, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है. ठीक है, सो 45 इंटू 30 कितना होता है? 45 इंटू 30 1350. तो ये स्टेज पे ड्यू हो रहे 1350, तो ऑब्वियसली मेरे पास तो सिर्फ 675 ही थे. तो अर्जुन सर के केस में क्या हो रहा है? द 675 इज फुल्ली गेटिंग एडजस्टेड हियर, और यहां हम लिख देंगे कि अलॉटमेंट स्टेज में ही रिसीवेबल कितना बच रहा है? रिसीवेबल बच रहा है 1350 माइनस 675. 675 ही थे ना एक्स्ट्रा, वो एडजस्ट हो गए. सो अब 675 और रिसीवेबल हो जाएंगे एट द अलॉटमेंट स्टेज फ्रॉम अर्जुन सर. ठीक है, और वहीं पर अगर मैं फाइनल कॉल की अगर बात करूं, तो फाइनल कॉल में 45 शेयर्स पे एट रेट 25, एक्स्ट्रा तो कुछ बचा ही नहीं, इसलिए ये पूरा का पूरा इनसे रिसीवेबल दिखेंगे, यानी 1125 विल बिकम रिसीवेबल. ठीक है, पहली बार है, सोचने में वक्त लग रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, मत सोचो. डोंट थिंक अबाउट इट. सर ऐसा सोचते बैठेंगे तो कंप्लीट कैसे करेंगे? डोंट थिंक अबाउट इट. पहली बार हमारा फोकस इसमें नहीं होना चाहिए कि मैं एग्जाम में कैसे लिखूंगा या क्या करूंगा, मार्क्स मिलेंगे कि नहीं. पहली बार मेरा फोकस सिर्फ एक ही बात पे होना चाहिए कि मुझे समझा कि नहीं, बस मेरे को जम रहा है कि नहीं, विल आई बी एबल टू कैलकुलेट दिस इंडिपेंडेंटली. मेरा सिर्फ इस बात पे फोकस होना चाहिए. ठीक है, अगर ये हो गया तो उसके आगे शॉर्टकट ये वो ये सब कर लेंगे रे बाबा अपन, उसका कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, समझ रहा है कि नहीं, पहले उस बात पे फोकस करो. उम्मीद कर रहा हूं सबको आ रहा है बराबर. ठीक है, चलो ठीक है. तो यहां पे इनको कुछ रिटर्न करेंगे क्या? नहीं रे बाबा, इनसे तो पैसे लेने हैं, काय का रिटर्न? न AB सर को कुछ रिटर्न करेंगे, न अर्जुन सर को कोई रिटर्न करेंगे. हाँ, अमन सर को रिटर्न करना पड़ेगा. ठीक है, हाँ. आगे आते हैं, चलो अभी आ जाते हैं पवन सर. ठीक है, पवन सर ने 30 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे, 20 शेयर्स मिले. ठीक है, चलो अब इनके केस में देखते हैं. 20 शेयर्स मिले, 30 शेयर्स के पैसे आए लेकिन 20 शेयर्स मिले. सो 20 शेयर्स पे एप्लीकेशन स्टेज में 45 ड्यू हुआ था. 20 इंटू 45 कितना ड्यू हुआ? 900 ड्यू हुआ था, है ना? तो एप्लीकेशन स्टेज में 900 ड्यू हुए थे, एप्लीकेशन स्टेज में 1350 आ गए, यानी एक्स्ट्रा आए. कितने एक्स्ट्रा आए? 450, राइट? सो मेरे पास एक्स्ट्रा आया 450, राइट? बहुत बढ़िया. तो इसको अभी एडजस्ट करेंगे हम लोग. आगे कहां एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट स्टेज में एडजस्ट करेंगे. चलो, अलॉटमेंट स्टेज में ड्यू कितना हो रहा है? 20 शेयर्स अलॉट हुए, तो 20 शेयर्स पे 30 रुपीज के हिसाब से ड्यू हो रहे हैं 600 रुपए, बरोबर. और हमारे पास तो सिर्फ 450 ही एक्स्ट्रा है ना, तो ठीक है यार, ये 450 यहां से एडजस्ट कर लेंगे. तो अब यहां इनसे रिसीवेबल दिखेंगे कितना? पवन सर से रिसीवेबल दिखेगा 150 रुपए. 150 रुपया लेगा, बरोबर. 150 रुपए हमको इनसे लेना है. रिटर्न नहीं करेंगे सौरभ, वापस क्यों करेंगे? वी वोंट रिटर्न एनीथिंग. ठीक है, तो हम लोग वो 450 रुपए
यहां से एडजस्ट कर लेंगे, कहां, अलॉटमेंट मनी में से, और 150 रुपए और उनसे मांगेंगे। सौरभ, आई होप इट इज क्लियर। हाँ, और आखिर के कैलकुलेशन में अगर मैं आ रहा हूं तो आखिर में अलॉटमेंट के 20 शेयर्स, इस पे 25 रुपीज ड्यू हो रहे हैं। सो 20 इंटू 25 यानी 500 रुपए कॉल के वक्त पे ड्यू होंगे, और ये पूरे के पूरे 500 रुपए विल बिकम रिसीवेबल। एडजस्ट हो गया ना पूरा, फुल्ली रिसीवेबल। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जय सर को तो अलॉट कुछ किया ही नहीं, तो ये पूरे कैलकुलेशन 0 आएंगे। ठीक है, तो व्हाट इज ड्यू ऑन एप्लीकेशन, 0। ड्यू ऑन एप्लीकेशन इज 0। सो इसका मतलब मेरे पास पूरे 900 रुपए ही एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा 900 रुपए। तो क्या ये अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा? नहीं, अलॉटमेंट पे भी 0, कॉल में भी 0। अलॉट ही नहीं किया ना, कुछ अलॉट ही नहीं किया तो कुछ ड्यू होने ही नहीं वाला। सो ये पूरे 900 रुपए जो जय सर के पास से आए थे, दिस विल बी रिटर्न टू हिम। जम गया? सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कि हम लोगों को ये सब कैलकुलेशन करना आना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द लॉजिक? सिंपल लॉजिक, मेरे पास ज्यादा शेयर्स के एप्लीकेशन है, उतने शेयर्स के पैसे आए, लेकिन हम लोगों ने अलॉट कम किया, लेकिन इसलिए जितने अलॉट किए उतने ही शेयर्स के पैसे ड्यू हो रहे हैं। तो जितने शेयर्स के पैसे ड्यू हो रहे हैं उसको कंपेयर करके मुझे देखना पड़ेगा कि कितना एक्स्ट्रा है, और वो जो एक्स्ट्रा है उसको मैं यूटिलाइज करूंगा। कहाँ यूटिलाइज करूंगा? अलॉटमेंट पे यूटिलाइज कर सकता हूँ, कॉल में यूटिलाइज कर सकता हूँ, डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, सब कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। सो इवन दिस इज पॉसिबल कि जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसा डिसाइड करे कि जो भी एक्स्ट्रा पैसा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो भी एक्स्ट्रा पैसा है इसको हम अलॉटमेंट स्टेज में एडजस्ट करेंगे। बस हम सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट स्टेज तक एडजस्ट करेंगे, कॉल में एडजस्ट नहीं करेंगे, कॉल का अलग से मांगेंगे पैसे। ठीक है, ऐसा अक्सर तब होता है जब कॉल मनी, कंपनी के प्लान्स है कि हम लोग कॉल मनी काफी बाद में कॉल करेंगे, अभी नहीं करना है, अभी हमको रिक्वायर्ड नहीं है, अभी फिलहाल सिर्फ अलॉटमेंट स्टेज तक का कॉल होगा, बस उससे ज्यादा हम लोग कॉल अभी नहीं करने वाले। ठीक है, सो ऐसे स्टेज में वो बंदे का पैसा अटका के रख लेने का मतलब नहीं बनता ना, कई सालों तक अटका के रख देंगे, गलत होता है। सो एज अ रिजल्ट कंपनी कई बार ऐसा डिसाइड करते हैं कि हम लोग एक काम करेंगे, अलॉटमेंट स्टेज में जितना एडजस्ट होना है, अगर उसके बाद भी हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा बचा रहा तो हम उसको रिटर्न कर देंगे। डिपेंड्स। अब ये जो भी कंपनी का डिसीजन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो भी डिसीजन है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा और हमें अकॉर्डिंगली उसको अप्लाई करना है। जैसे यहां पर अगर मैं कहता कि ये पूरा का पूरा सिर्फ अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करेंगे, फर्स्ट कॉल में नहीं करेंगे, अगर ऐसा होता तो ध्यान से देखो, अभी एबी सर के केस में क्या होता, जरा देखो, पूरा किस्सा मैं वापस से दिखा रहा हूं आपको, देखो सिर्फ पढ़ो आप लोग, क्या हो रहा है देखता हो चलो। 2250 मिला था, एप्लीकेशन में ड्यू हुआ था 1125, एक्स्ट्रा थे 1125, जिसको कहां एडजस्ट किया? अलॉटमेंट में। ठीक है, लेकिन अलॉटमेंट में एडजस्ट होने के बाद भी 375 बचे थे, तो हमने अभी क्या किया था, अभी उस 375 को कॉल में एडजस्ट किया था। लेकिन अगर कंपनी ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि हम सिर्फ अलॉटमेंट स्टेज तक ही एडजस्ट करेंगे, तो क्या होगा, वो 375 रिटर्न कर दिए जाएंगे। जा रहा है दिमाग में कि कंफ्यूजन आ रहा है? समझ पा रहे हो सब लोग? क्या हाल है सब लोगों का? हाल चाल ठीक ठाक है? सब कुछ ठीक ठाक है? चलो ठीक है। बाकी अगर मैं ऐसा कहता हूं तो अमन सर के केस में क्या होगा चेंज, बताओ मुझे। अगर हम लोग सिर्फ अलॉटमेंट के स्टेज तक ही एडजस्ट करें तो अमन सर के केस में क्या चेंज आएगा, बताओ।
अमन सर के केस में क्या चेंज आएगा? 1800 रुपये आए थे अमन सर के पास से। अमन सर के केस में ये सेकंड वाला कॉलम देखना है, हाँ ठीक है, इसलिए बोलते हैं लाइन मारना चाहिए। अगर लाइन मार लेते हो तो बराबर कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। एक मिनट, हाँ गलत मत समझना, मेरा कहने का मतलब ये रूलिंग कर लेना चाहिए, हाँ गलत नहीं समझने का। हाँ आजकल मतलब ये यंग जनरेशन के बच्चों का थोड़ा भरोसा नहीं रहता, सब कुछ गलत गलत समझ लेते हो, मतलब अपने काम की चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लेते हैं हम लोग। हाँ चलो, तो 1800 रुपये आए, 1800 रुपये में से 450 ही ड्यू हुए एट स्टेज ऑफ एप्लीकेशन, यानी हमारे पास 1350 एक्स्ट्रा आए। तो 1350 अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट किया? 300 एडजस्ट किया, बचे 100, 1050। तो 1050 को हम कॉल के स्टेज में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, पूरे 1050 रिटर्न करने पड़ेंगे। एक्सेलेंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सारे लायक बच्चे। ओके 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 ओके। अच्छा अर्जुन सर के केस में क्या होगा बताओ तो? अर्जुन सर के केस में क्या होगा बताओ? अर्जुन सर के केस में कितना रिटर्न करना पड़ेगा हमें बताओ? चलो मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूं, देखते हुए चलो। रिटर्न कितना करेंगे? रिटर्न करेंगे क्या अर्जुन सर को? रिटर्न करने का सवाल ही नहीं आता। अरे भाई अर्जुन सर को तो हमने बहुत ज़्यादा शेयर्स दिए, उनसे तो लेने हैं पैसे, उनके एक्स्ट्रा पैसे तो बचे ही नहीं हमारे पास, वापस देने का सवाल ही नहीं उठता। एंड आई थिंक द सेम विल बी विद पवन सर, है ना, इनको भी वापस देने का सवाल ही नहीं उठता। बराबर? क्या सबको जम गया ये बात? एकदम क्रिस्टल क्लियर कैलकुलेशन। ठीक है। अब मुझे एप्लीकेशन में जो पैसे मिलते हैं उसकी एंट्री क्या होती है ये सबको मालूम है, सिर्फ हम कैलकुलेशन करके रख रहे हैं। एंट्री पास करना मैं आपका होमवर्क दे रहा हूं, कर लोगे? कर लोगे सब लोग? ठीक है, कैलकुलेशंस करके रख ले। ठीक है, चलो एवरीवन देखो भैया, मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव इधर दिख रहा है आपको, है ना, ये रहा यहां पे, ये सबका टोटल, ये सबका टोटल, ये सबका टोटल, ठीक है। दिस विल बी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, ये हुआ आपका पहला एंट्री। ठीक है, एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 2 भी इसी अमाउंट से ही होगा, ठीक है ना, एंट्री नंबर 2 भी इसी अमाउंट से होगा ना, यस और नो? एंट्री नंबर 2 भी यही अमाउंट से होगा, यस और नो? जितने अमाउंट से एंट्री नंबर 1 होगा उतने ही अमाउंट से एंट्री नंबर 2 भी होगा, यस और नो? नो? एंट्री नंबर 2 ये अमाउंट से नहीं होगा, नो नो। अरे सबके सब चैलेंज कर रहे हो भाई, एंट्री नंबर 2 ये अमाउंट से नहीं होगा। बिल्कुल सही जवाब, इसलिए तो कहता हूं मेरे क्लास में सारे के सारे लायक बच्चे हैं, वेरी गुड। तो एंट्री नंबर 2 ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं अबाउट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, मैं इसको यहां नहीं लिखता वरना कंफ्यूजन हो जाएगा बाद में। हाँ, तो मुझे अगर लिखना है शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, ये वाला एंट्री अगर मैं कर रहा हूं, ठीक है, तो ये मुझे देखना होगा कि कितना पैसा ड्यू हुआ है। तो ये वाले पैसे से होगा, ये एप्लीकेशन में जितना पैसा ड्यू हुआ, ठीक है, ये इसका टोटल ले लेना आपको, ठीक है।
और जो आखिर वाला कॉलम है मनी रिटर्न, इसका टोटल लेना है। ठीक है, इस टोटल से आप एंट्री पास करोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये रिटर्न होगा। वैसे अपन एक एंट्री पास करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक, कंबाइंड एंट्री पास करते हैं, लेकिन सिंस अलग अलग जगह लिखा हुआ था इसलिए मैं ऐसा अलग अलग किया। अब आपकी मर्जी, आप चाहो तो कंबाइंड एंट्री पास करो, आप चाहो तो इंडिविजुअल एंट्री पास करो, जैसा चाहो करो। अगर इंडिविजुअल कर रहे हो तो ये एंट्री नंबर 3 होगा, चाहो तो एंट्री नंबर 2 और एंट्री नंबर 3 को कंबाइन भी कर सकते हो। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद एंट्री नंबर 4 अलॉटमेंट। ठीक है, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री जो पास करोगे वो इस अमाउंट से होगा, ये सबके टोटल से। मस्त खिचड़ी बन गया इधर कुछ। ये रिसीवेबल वालों को मत करना, हाँ, सिर्फ ये वाले अमाउंट, हाँ, ये वाले अमाउंट को लेना आपको। अगर समझाया जब वो आपको बराबर समझ में आया तो आई डोंट थिंक यू विल face any difficulty with the calculations. So number 4, it will be share allotment account debit to share capital. ठीक है, कोई डिफॉल्ट वगैरह तो हुआ नहीं, इसलिए एंट्री नंबर 5 जो होगा, एंट्री नंबर 5 जो होगा वो होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, देखो बात को समझने की कोशिश करो। यहां पर जो वो एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास आया है, वो एक्स्ट्रा पैसा मैंने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में जमा करके रखा हुआ है, जो आगे चल के शेयर अलॉटमेंट और ये सब जगह पे ड्यू हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक चीज ये हो सकता है कि मैं शेयर एप्लीकेशन के पैसे को शेयर एप्लीकेशन में ही रहने दूं। एक काम करते हैं, रुको यार, होमवर्क मत करो इसको ना मैं आपको बता दूंगा, मतलब कंफ्यूजन आ सकता है, रहने दो, वो एडजस्टमेंट करने में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ सकता है। वी डोंट हैव सफिशिएंट टाइम लेफ्ट, इसलिए मैं अभी आपको नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये क्लास में ही करते हैं, रहने दो इसको। ठीक है, एक काम करना, आप लोग सिर्फ एक ही चीज़ कर लो, जितने एंट्री बताए उतने एंट्री तो कर लेना, 1 2 3 4, बस एप्लीकेशन स्टेज तक का एंट्री करके रखो, बस उतना ही करो, उससे ज़्यादा मत करो। एंड ये सारे टोटल्स लेके रेडी रखना, ये सब के जो टोटल है ना, ये सब लेके रेडी रहना, ताकि कल थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट कर पाए। ठीक है, चलो थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग इसमें थोड़ा और प्रैक्टिस का स्कोप है। इसमें थोड़े केसेस देखेंगे हम लोग, अलग अलग केसेस देखेंगे कि ऐसा हुआ तो क्या, वैसा हुआ तो क्या, ये सब चीज़ें भी देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। ये लिख लिया ना सब लोगों ने, सबका लिखना हो गया? ठीक है, ओके। ये तो नहीं, लेकिन हाँ, अगर मॉड्यूल का कोई और क्वेश्चन अगर आपको करना है तो वो कर सकते हो। कोई है क्या, देखते हैं, एक मिनट। होमवर्क ना दूँ ये भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे, है ना, खाली बैठे रहोगे घर पे, अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए थोड़ा होमवर्क ले लो। एक काम करते हैं, चलो होमवर्क के तौर पे आप लोग ना एंड में आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। ये होमवर्क चलेगा, देखो एक बार कर पाओगे इसको? and even this is homework 1 and 2, 2 कर पाएंगे सब लोग?
चलो ठीक है, कोई दिक्कत जाती है तो हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे इन 2 क्वेश्चंस को, ठीक है। और अगर सब लोगों को आ जा रहा है बहुत बढ़िया, ठीक है। बट प्लीज़ ऑडिट नहीं करना, सॉल्यूशन देख के मार्क करके नहीं आना, लिख के सॉल्व करना। एंड वी विल कंटिन्यू विद द सेम प्रोसेस। इसको लिखो, लिख के सॉल्व करो एंड शेयर इट इन द ग्रुप, मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। आज कम ही लोगों ने शेयर किया था, बहुत सारे जनों ने नहीं किया था, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि सब लोग एक्टिवली इसको लिख के शेयर करो आज, ओके। चलो लेट्स एंड द सेशन, विल कंटिन्यू बैक टुमारो। मैं तो हूं थोड़ी देर, अगर किसी को कोई डाउट पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है। या वेलकम बेटा, सेम टू यू। वेलकम बेटा, वेलकम। वेलकम वेलकम बेटा। ओके चलो मैं एंड कर रहा हूँ, ओके। गुड बाय, सी यू ऑल टुमारो।